सो आईटी वर्ल्ड में या आईटी मार्केट में या आज के आईटी के एनवायरनमेंट में ओके बहुत सारी नई नई टर्म्स हमें सुनने को मिलती है। उसमें से एक टर्म है डेवऑप्स या ऑटोमेशन। ओके, सो ये डेवऑप्स है क्या? ये डेवऑप्स कोई टूल है? ये डेवऑप्स कोई प्रोग्रामिंग है क्या? या ये डेवऑप्स कोई एप्लीकेशन है क्या जो हमें सर्वर्स पे इंस्टॉल करना पड़ता है? ओके, या कोई प्लगइन है? ओके, सो डेवऑप्स क्या है? ओके, सो अगर हमें डेवऑप्स समझना है, ओके, सो व्हाट इज़ डेवऑप्स? डेवऑप्स एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है या एक अप्रोच होता है इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। या तो फिर हम उसे एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस कहते हैं, या तो हम उसे एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस कहते हैं। डेवऑप्स इज अ प्रोसेस या कॉन्सेप्ट या अप्रोच या फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब क्या है? जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, सो डेवलप होने से लेके प्रीमाइसेस में डिप्लॉय होने तक जो सारा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जो ट्रेडिशनली सारा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसको हम एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस कहते हैं, या उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में प्लानिंग होता, डेवलपर क्या करता है? डेवलपर प्लान करता है। ओके, प्लान एज पर प्लानिंग वो कोड करता है, कोई तो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करके सोर्स कोड बनाता है। सोर्स कोड प्योर रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रहता है। वो सोर्स कोड को वो बिल्ड करना पड़ता है। बिल्ड करना मतलब क्या है कि कंपाइल करना। बिल्ड करना मतलब क्या है? कंपाइल करना या पैकेज करना। ओके, सो वो सोर्स कोड को बिल्ड या पैकेज किया जाता है। ओके, बिल्ड या पैकेज करने के बाद उस पर सॉफ्टवेयर टेस्टर, एक अलग टीम रहती है, वो सॉफ्टवेयर टेस्टर वो सोर्स कोड को टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद फिर टेस्टिंग कौन कौन से टाइप की होती है? इंटीग्रेशन टेस्ट, स्मोक टेस्ट, फंक्शनल टेस्ट, ओके, इंटीग्रेशन टेस्ट। ओके, ऐसे बहुत सारे टाइप की टेस्टिंग होती है जो सॉफ्टवेयर टेस्टर करता है। ओके, सॉफ्टवेयर वो करने के बाद प्रोडक्ट रिलीज होता है। मतलब क्या है? रिलीज होता है का मतलब क्या है? नाउ इट इज रेडी टू बी इंस्टॉल इन योर एनवायरनमेंट। ओके, अभी ऑपरेशन इंजीनियर क्या करता है? वो कोड लेता है और वो अपने एनवायरनमेंट में, या तो फिर ऑन प्रीमाइस एनवायरनमेंट या क्लाउड एनवायरनमेंट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको वो डिप्लॉय करता है। अभी डिप्लॉय करने के बाद उसको ऑपरेट करता है का मतलब क्या है? मैनेज करता है। ऑपरेशन इंजीनियर उसको मैनेज करता है, और मैनेज करते वक्त उसको मॉनिटर भी करता है। अगर मॉनिटरिंग के वक्त अगर उसको कोई इशू मिला तो ऑपरेशन इंजीनियर क्या करता है? टैग रेज करता है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेज करता है टुवर्ड्स अ डेवलपर या टैक्स सपोर्ट टीम, जो भी सपोर्ट टीम है उस पर्टिकुलर वेंडर की या उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन से। मतलब क्या है? उनको डेवलपर्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? डेवलपर्स। सो हम ऑपरेशन इंजीनियर टैग रेज करते हैं या प्रॉब्लम रेज करते हैं किसकी तरफ, किसको देते हैं? वो असाइन करते हैं वो डेवलपर को। सो ये सारी जो प्रोसेस है, दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। प्रोडक्ट प्लान होना, प्रोडक्ट कोड होना, प्रोडक्ट बिल्ड होना, प्रोडक्ट टेस्ट होना, प्रोडक्ट रिलीज होना, रिलीज के बाद टेस्ट डिप्लॉय होना, डिप्लॉय के बाद वो मैनेज होना, उसको मॉनिटर करना, मॉनिटर के बाद अपना फीडबैक डेवलपर को देना। ये सारी चीज़ें ऑनगोइंग रहती है। ओके, सो ट्रेडिशनली ये सारी चीज़ें मैन्युअली चलती है। ट्रेडिशनली ये चीज़ें सारी मैन्युअली चलती है। सो डेवऑप्स क्या करता है? ओके, हम डेवऑप्स का हमने तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अभी पढ़ लिया। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? जब भी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलप होने से लेके सॉफ्टवेयर डेवलप होने से लेके सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होने तक जो भी सारी चीज़ें कवर होती है, वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आती है। उसको एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस भी कहते हैं।
अभी अभी हम देखते हैं कि भाई जैसे हमने देखा कि डेवऑप्स एक प्रोसेस रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है, या तो फिर अप्रोच रहता है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, सो डेवऑप्स एक्चुअली करता क्या है, फिर डेवऑप्स ये कैसे सिंप्लीफाई करता है, ये जो मैनुअल प्रोसेस चल रही है अभी तक, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो मैनुअल प्रोसेस चल रही है अभी तक, उसको डेवऑप्स इंजीनियर कैसे ऑटोमेट करता है, कैसे ऑटोमेट करता है। क्योंकि क्या है, डेवऑप्स इंजीनियर क्या बनता है, डेवऑप्स इंजीनियर बनता है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम के बीच का इंटरसेक्शन बनता है। डेवऑप्स इंजीनियर क्या बनता है, या डेवऑप्स प्रोफेशनल क्या बनता है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम के बीच में इंटरसेक्शन बनता है। मतलब क्या है, द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ डेवऑप्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिशनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में दो लोग काम करते हैं। लेफ्ट साइड का पार्ट रहता है प्लान से लेके टेस्ट तक काम करता है डेवलपर प्लस टेस्टर। रिलीज से लेके मॉनिटर का काम करता है ऑपरेशन इंजीनियर। ऑपरेशन इंजीनियर मतलब कौन, एप्लीकेशन इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर। अभी नया iOS जब रिलीज होता है, सिस्को या जूनिपर कोई नया iOS रिलीज करता है, रिलीज का पार्ट कौन करता है, डेवलपर, और उसको टेस्ट करने के बाद रिलीज में आता है। फिर नेटवर्क इंजीनियर क्या करता है, या एप्लीकेशन इंजीनियर क्या करता है, वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लेता है और वो अपने एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करता है। डिप्लॉय करने के बाद उसको मॉनिटर करता है, और अगर कोई इशू आया तो हम डेवलपर्स को प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेज करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब क्या है, टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर, या उनका डेवलपर टीम को हम टिकट असाइन करते हैं या प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेज करते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैन्युअली चलती है, ओके। वो सारी चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए डेवऑप्स आया, और इसीलिए डेवऑप्स को कहते हैं इट्स एन इंटरसेक्शन ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। सी दिस डायग्राम, डेवऑप्स इज द इंटरसेक्शन बिटवीन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। डेवलपमेंट मतलब क्या है, डेवलपर। ऑपरेशंस का मतलब क्या है, एप्लीकेशन इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर। ओके, सो डेवऑप्स क्या करता है, डेवऑप्स दोनों के बीच में एक जगह क्रिएट करता है, या फिर बोलो कि दोनों का इंटरसेक्शन। आप दोनों का बोलो, तीनों का बोलो, या चारों का बोलो, मतलब क्या है, डेवलपमेंट टीम, ऑपरेशन टीम, एप्लीकेशन टीम, सिक्योरिटी टीम, जितने भी टीम्स है, डीबीए टीम, जितनी भी टीम्स है, उन सारे टीम्स का इंटरसेक्शन होता है डेवऑप्स। इन सारे टीम्स का इंटरसेक्शन होता है डेवऑप्स। वो क्यों होता है, क्योंकि डेवऑप्स एक ऐसे लेयर पे काम करता है, या डेवऑप्स एक ऐसे सेक्शन पे काम करता है जो हर किसी से कम्युनिकेट करता है, डेली कम्युनिकेट करता है, सो दैट कि भाई मेरा एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस स्मूथ रहे। फॉर एग्जांपल, आईटी अगर एप्लीकेशन इंजीनियर बोल रहा है कि मेरा एक नया एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, एप्लीकेशन डेवलपर ने एक नया एप्लीकेशन रिलीज किया, ओके। वो रिलीज करने के बाद ऑपरेशन टीम का क्या काम है, उसको डिप्लॉय करने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना या डिप्लॉय करना। अगर वो एप्लीकेशन टीम एक अलग है, तो एप्लीकेशन टीम उसको डिप्लॉय करेगी, जो आईटी ऑपरेशन टीम उसको इंफ्रा देगी, मतलब आईटी ऑपरेशन टीम का काम क्या है, इंफ्रा बनाना प्लस उसको डिप्लॉय करना। एप्लीकेशन का काम क्या है, सिर्फ उसको डिप्लॉय करना। अगर कोई अलग एप्लीकेशन टीम है तो उसमें इन्वॉल्व होता है डीबीए, उसमें इन्वॉल्व होता है सिक्योरिटी टीम, क्योंकि जब भी आप कोई नया सर्विस अपने डेटा सेंटर में या अपने एंटरप्राइज में अनेबल करोगे, तो आप चाहोगे कि बाहर से उसका ट्रैफिक आए। सो बाहर से अगर उसका ट्रैफिक आए, तो आप ये चाहोगे कि मेरा सिक्योरिटी टीम वो सारी चीज़ें सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज देखे, मतलब वो आईपी को अलो करे, पोर्ट को अलो करे, नेटवर्क इंजीनियर, ऑपरेशन इंजीनियर में नेटवर्क क्या करे, उसके रिलेटेड सारा राउटिंग और स्विचिंग देखे, ओके। डीबीए टीम क्या करेगी कि भाई कोई भी हिट आएगा एप्लीकेशन को, तो उसका सारा डेटाबेस में सेव हो रहा है कि नहीं, पर्टिकुलर पोर्ट पे या पर्टिकुलर सर्विस में, वो सारी चीज़ें डीबीए देखेगी। सो इन आईटी वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट,
ऑपरेशन डिपार्टमेंट, एप्लीकेशन डिपार्टमेंट, डेटाबेस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सो ये सारी चीज़ें अपने आप में ही अलग अलग टीम एज अ टीम काम करते रहते हैं। सो इनको कोलैबोरेटिव काम करने के लिए कौन कंपेल करता है या इनसे कौन इंटरेक्ट करता है? डेवऑप्स प्रोफेशनल। इनसे कौन काम करता, कौन कोऑर्डिनेट करता है? डेवऑप्स इंजीनियर। अभी वो कैसे कोऑपरेट करता है, कैसे कोऑपरेट होता है? पहले तो हमने बोला भाई ये इंटरसेक्शन है। व्हाट इज डेवऑप्स? डेवऑप्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट, स्पेसिफिकली डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। ओके, अगर वो इंटरसेक्शन है इसका मतलब उसको डेली उनसे कोई ना कोई अपडेट लेना पड़ेगा या अपडेट देना पड़ेगा। ओके, सो अलग अलग मेथोडोलॉजीज यूज की जाती है, अलग अलग मेथोडोलॉजीज यूज की जाती है टू अचीव दिस। फॉर एग्जाम्पल अजाइल मेथोडोलॉजी, वाटरफॉल मेथोडोलॉजी, स्क्रम मास्टर। ओके, मतलब डेली स्टैंडअप्स, हम बोलते हैं ना डेली स्टैंडअप, हमारे टीम में डेली स्टैंडअप्स होती है। डेली स्टैंडअप्स में क्या होता है? ऑपरेशन टीम अपने इश्यूज बताते हैं, मतलब डेली स्टैंडअप्स में सारे टीम्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेवलपर, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन टीम, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन टीम, फॉर एग्जाम्पल इफ़ रिक्वायर्ड सिक्योरिटी टीम, इफ़ रिक्वायर्ड डेटाबेस टीम। सो सारे डेली स्टैंडअप में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, और वहाँ पे अपने इश्यूज, करंटली जो जो इशू चल रहे हैं वो इश्यूज डिस्कस करते हैं। सारे इश्यूज डिस्कस करने के बाद प्लस क्या प्लस हमने जो पुराने इश्यूज जो रेज किए थे उसके बग फिक्सेस आए हैं क्या नहीं, अगर आने वाले हैं तो उसका ईटीए क्या है, टाइमलाइन क्या है। ओके, कब वो हमें मिलेगा बग फिक्सेस। ओके, ये सारी चीज़ें डेली स्टैंडअप मीटिंग में डिस्कस होती है। तो और वो डेली स्टैंडअप मीटिंग एक मेथोडोलॉजी का पार्ट रहता है, तो वो मेथोडोलॉजी शायद हो सकती है एजाइल कोई यूज़ करे, कोई वाटरफॉल यूज़ करे, कोई स्क्रम मास्टर यूज़ करे। ओके, सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजी यूज़ होती है जिसकी हेल्प से डेवऑप्स इंजीनियर सबसे कोऑर्डिनेट करता है, सो दैट हर टीम का जो टास्क रहता है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट हो पाता है और एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस स्मूथ हो सकती है या स्मूथ होती है। यहां तक समझा सबको एक सिंपल लैंग्वेज में? यस। योगेश, एएस, यशमाड़ी? यस। ओके, हाँ। सो हमने देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है। प्रोडक्ट एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस, जब से प्रोडक्ट डेवलप होता है तब से लेकर डिप्लॉय होने तक जो सारी प्रोसेस होती है, मॉनिटरिंग से बग फिक्सेस रेज करने तक या मॉनिटरिंग या प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेज करने तक सारी कुछ चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कवर होती है। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि भाई ठीक है, हमने तो कह दिया कि भाई डेवऑप्स एक इंटरसेक्शन है बिटवीन ऑल द टीम्स, स्पेसिफिकली डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं या ऐसे कौन से रोड ब्लॉक्स है जो डेवऑप्स इंजीनियर रिमूव करता है? मैंने कहा कि डेली स्टैंडअप्स में हम डिस्कशन करते हैं सो दैट सबको पता चलता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ पे है, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट का या हमने कोई इशू रेज़ किया है वो कहाँ पे अटका है, या कोई बग रेज़ किया है उसका ईटीए क्या है, उसका रिलीज़ कैंडिडेट कब आने वाला है। ओके, ये सारी चीज़ें तो डेली स्टैंडअप्स में हम जो भी मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे, वाटरफॉल करेंगे, एजाइल करेंगे, उसमें तो वो टैकल हो जाएगा। ओके, लेकिन एक्चुअल में डेवऑप्स इंजीनियर क्या सॉल्व करता है, क्या रोड ब्लॉक्स रिमूव करता है? उसके लिए ये डेवऑप्स का रोल आया या डेवऑप्स का फ्रेमवर्क डिजाइन करना पड़ा। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ कोलैबोरेशन। अभी आज की सिचुएशन ट्रेडिशनली क्या होता है कि जो ऑपरेशन इंजीनियर रहता है, जिसका काम क्या रहता है, जैसे ही कोई iOS आता है या जो से ही कोई एप्लीकेशन आता है रिलीज, उसको सिर्फ डिप्लॉय करना और उसको मॉनिटर करना। मतलब क्या है कि डेवऑप्स का काम रहेगा कोड को डेवलप करना
और ऑपरेशन का काम रहेगा उसको डिप्लॉय करना। तो दोनों के बीच में ट्रेडिशनली कोई भी कोलैबोरेशन नहीं रहता या कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रहता। क्या नेटवर्क इंजीनियर को पता रहता है कि डेवलपर किस बग फिक्सेस पे काम कर रहा है या अभी किस फीचर पे काम कर रहा है? वो आकाश, वी एज एन नेटवर्क इंजीनियर, क्या हमें पता होता है कि डेवलपर क्या काम कर रहा है? या आप डेली स्टैंडअप किसी से मीटिंग करते हो कि आपको पता चलता है कि भाई डेवलपर क्या काम कर रहा है? जनरली हमें विजिबिलिटी नहीं होती है। हमें सिर्फ हमारे बग फिक्सेस जब हम रेज करते हैं तभी हम यूजिंग मेल या HTTPS सपोर्ट हम टैग से बात करते हैं। फिर वो जूनिपर का टैग रहे, सिस्को का टैग रहे या किसी एप्लीकेशन का टैग रहे, कोई भी वेंडर एप्लीकेशन का वेंडर रहेगा। सो ये दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप रहता है, जो लैक ऑफ कोलैबोरेशन रहता है, ओके, ये दूर करने के लिए डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए। ये दूर करने के लिए डेवऑप्स प्रोफेशनल चाहिए। क्योंकि क्या है, डेवऑप्स को पता है कि कोडिंग कैसा करना है, डेवऑप्स को पता है कोडिंग कैसे करना है, लेकिन एक बार कोड आ गया, एक बार एग्जीक्यूटेबल आ गया तो ऑपरेशंस को पता है वो कोड कैसे डिप्लॉय करना है, ऑपरेशंस को पता है कि वो कोड कैसे डिप्लॉय होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि डेवलपर एक कोड तो दे देता है लेकिन वो कस्टमर के एनवायरनमेंट में रन नहीं होता। ये कौन से सिचुएशन में हो सकता है? क्योंकि डेवलपर तो अपना एक वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट यूज करता होगा टेस्टिंग के लिए या डिप्लॉयमेंट के लिए, लेकिन ऑपरेशंस का, कस्टमर का ऑपरेशन या कस्टमर का सेटअप बहुत अलग अलग टाइप का होता है। वो क्लाउड रहेगा, ऑन प्रीमाइस रहेगा, हाइब्रिड रहेगा, हार्डवेयर आर्किटेक्चर कुछ अलग रहेगा, अंडरलाइंग हार्डवेयर आर्किटेक्चर, हाइपरवाइजर कुछ अलग रहेगा, अलग अलग सेटिंग्स रहेगी, डिपेंडेंसीज अलग अलग रहेगी, पैकेजेस अलग अलग रहेंगे, प्री रिक्विजिट्स अलग अलग रहेंगे, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग रहेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन सेटअप टू सेटअप। तो वो सिचुएशन में अगर ऑपरेशंस इंजीनियर अगर कोई कोड या अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाया तो वो क्या करता है, वो कंसर्न रेज करता है डेवलपमेंट टीम को। तो डेवलपमेंट टीम क्या बोलेगा, भाई मेरे तो एनवायरनमेंट में ये रन हो रहा है, मेरे एनवायरनमेंट सब कुछ हो रहा है, लेकिन तेरे एनवायरनमेंट नहीं हो रहा है, तेरा इशू है, तू चेक कर। ऑप्स इंजीनियर बोल रहा है भाई पहला सॉफ्टवेयर तो बहुत बराबर चल रहा है, मैं जब अपग्रेड कर रहा हूँ तो वो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है। तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, लॉक ऑफ कोलेब्रेशन है, ओके, ये क्या बनता है, ये एक रोड ब्लॉक बनता है फॉर इफिशियंट एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस के लिए। इफिशिएंट एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस में ये एक रोड ब्लॉक है, या डेडलॉक है, ओके। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट मतलब क्या, आई एज ए नेटवर्क इंजीनियर, आई एज ए एप्लीकेशन इंजीनियर, मेरा कंसर्न क्या है? मेरा कंसर्न है भाई मेरा जो सेटअप है उसका स्टेबिलिटी अच्छा होना चाहिए। मतलब क्या, यूजर्स इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, ओके, डाउन टाइम नहीं होना चाहिए। सो स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑपरेशंस इंजीनियर। लेकिन डेवलपर के लिए जितने फीचर्स वो डेवलप कर रहा है उसका इंटरेस्ट उसमें है। डेवलपर का इंटरेस्ट क्या है, टू वर्क ऑन मेनी फीचर्स, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा फीचर वो डेवलप करे, ये डेवलपर का इंटरेस्ट है। लेकिन ऑपरेशन का इंटरेस्ट क्या है, भाई कुछ भी हो मेरा सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, मुझे कस्टमर का कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। ये दोनों जो इंटरेस्ट है ये क्या होता है, अलग अलग है। डेवलपर ऑपरेशन के बीच में दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है, और जब दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग रहता है तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक इशू आ गया 4 महीने पहले, आकाश ने क्या किया, एक नया iOS अपलोड किया या एक नया एप्लीकेशन अपडेट किया कस्टमर के एनवायरनमेंट, लेकिन वो चला नहीं, बहुत सारे इश्यूज आए। तो आकाश ने क्या, उसको रोल बैक किया। रोल बैक करने के बाद आकाश ने टैग रेज किया, ओके, डेवलपर ने वो इश्यूज पे काम किया और एक नया रिलीज निकाला, एक नया रिलीज दिया। अभी आकाश क्या बोलेगा या ऑपरेशन इंजीनियर क्या बोलेगा, भाई लास्ट टाइम का मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस है, तो मैं अभी अपडेट नहीं करूंगा, मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, क्योंकि मुझे ऊपर से कोई अप्रूवल नहीं देने वाला है, मुझे सिक्योरिटी टीम अप्रूवल नहीं देने वाला है, मुझे डेटाबेस टीम अप्रूवल नहीं देने वाला है, मुझे कस्टमर डाउन टाइम नहीं देने वाला है, ओके। बहुत सारे इश्यूज है, क्योंकि बहुत सारी जगह से मुझे अप्रूवल लेना पड़ता है टू अपडेट एनीथिंग, ओके।
सो वो सिचुएशन में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वो सिचुएशन में क्या होता है, और जब 11th आवर पे कोई इशू आता है, अगर 11th आवर पे कोई इशू आया और हम सपोर्ट के लिए अगर डेव टीम के पास गए, तो डेव टीम क्या बोलेगा, भाई मैंने तुझे 3 महीने पहले ही अपडेट दिया था, तूने क्यों नहीं अपडेट किया, तूने तेरा कस्टमर का एनवायरनमेंट क्यों नहीं अपडेट किया, मैंने तो 3 महीने पहले किया था। सो जब कोई इशू आता है तो ऑपरेशंस इंजीनियर की एक अलग इंटरेस्ट रहता है, या तो फिर अलग पेन पॉइंट्स रहते हैं, ओके, या अलग पेन पॉइंट्स रहते हैं, डेवलपर के अलग पेन पॉइंट्स रहते हैं। सो दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो क्या इम्पैक्ट करता है, वो क्या क्रिएट करता है, एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस में डेडलॉक क्रिएट करता है, ओके, मतलब स्मूथ नहीं करता, एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस में बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट करता है। इसीलिए हमें डेवऑप्स इंजीनियर की ज़रूरत है, ओके, क्योंकि वो डेवलपमेंट और ऑपरेशन के बीच में एक इंटरसेक्शन जैसा काम करे और अपडेट्स बैक एंड फोर्थ करे, या पूरे एंड टू एंड एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस की सारी जानकारी हो, एग्जिस्टिंग बग्स की, उससे प्रॉब्लम्स की उसको सारी जानकारी हो, सारे बग फिक्सेस का ETA उसको पता हो, ओके। तीसरा इशू है कि सिक्योरिटी, तीसरा इशू है सिक्योरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल एक नया एप्लीकेशन या एक नया सर्विस डेटा सेंटर में या क्लाउड में अनेबल करना है, तो वो आईपी के लिए मुझे पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, वो आईपी के लिए मुझे वर्नेबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या है, सिक्योरिटी टीम वो सारी चीज़ें चेक करेंगी, जो मेरे एनवायरनमेंट को सिक्योर रखने के लिए चाहिए, तो मतलब क्या है, दे विल एवेल्युएट ऑल द सिक्योरिटी पैरामीटर्स, ओके। सो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा डिले हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशन टीम का इंटरेस्ट किस में है, एप्लीकेशन डिप्लॉय करने में, लेकिन सिक्योरिटी टीम का इंटरेस्ट किस में है, इवेल्युएट करने में। सो जब तक सिक्योरिटी टीम गो अहेड नहीं देता, तब तक ऑपरेशन टीम उसको डिप्लॉय नहीं कर सकती अपने एनवायरनमेंट में या अपने क्लाउड में या अपने डेटा सेंटर में, ओके। तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट रहता है, ओके। सो ये क्या क्रिएट करता है, ये जो सिक्योरिटी के पास जब जाता है तो बहुत सारा टाइम लगता है, तो ये क्या क्रिएट करता है, एक रोडब्लॉक क्रिएट करता है इन एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस में। सो ये भी एक रीज़न है टू हैव अ डेवऑप्स इंटरसेक्शन, ओके। फोर्थ है एप्लीकेशन टेस्टिंग। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि भाई एप्लीकेशन टीम भी रहता है, क्योंकि ऑपरेशन इंजीनियर को अगर कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है अपने एनवायरनमेंट में, तो उसको पहले एप्लीकेशन टीम का गो हेड लेना पड़ेगा, सो दैट एप्लीकेशन टीम क्या करेगी, पूरा टेस्टिंग करेगी। एप्लीकेशन टेस्टिंग मतलब कि टेस्टर, हर कंपनी में अपने कुछ टेस्टर रहते हैं, QA टेस्टिंग वगैरह चलती है, तो वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे कि भाई सब कुछ बराबर है, सब कुछ सही चल रहा है, ओके, एज पर एनवायरनमेंट, ओके, एज पर सिक्योरिटी चेक, ओके। तो वो क्या करेगा, वो लैग क्रिएट करेगा। अगर मुझे एप्लीकेशन टेस्टिंग टीम पे डिपेंडेंट होना है, मुझे सिक्योरिटी टीम पे डिपेंडेंट होना है, और सबको कोलैबोरेशन में काम करवाना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये क्या क्रिएट करता है, ये एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस में एक हर्डल क्रिएट करता है। और जब भी ये सारी चीज़ें मुझे करनी है मेरे एनवायरनमेंट में या मेरे सेटअप में, अगर मुझे ये सारी चीज़ें करना है, एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस को लगने वाली सारी चीज़ें मतलब क्या है, सिक्योरिटी भी चेक करना है, डिप्लॉयमेंट करना है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जेनकिंस जॉब या CI/CD जॉब क्रिएट करना है, या जो भी कोई करेगा उसके यूज़र्स और एक्सेस परमिशन डिसाइड करना है या इवेल्युएट करना है, देना है, ये सारा मैनुअल वर्क है। ये ट्रेडिशनली कैसा है, ये सारा मैनुअल वर्क है। सो ये सारा मैनुअल वर्क क्या क्रिएट करता है, ये डिफिकल्टी क्रिएट करता है फॉर इनइफिशिएंट एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस में, या डेडलॉक क्रिएट करता है, या हर्डल क्रिएट करता है, या रोड ब्लॉक क्रिएट करता है। सो ये सारे जो इश्यूज है ना, ये सारे इश्यूज को टैकल करने के लिए हमने एक डेवऑप्स फ्रेमवर्क बनाया। हमने ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, ये सारी जो इश्यूज है, ओके, वो टैकल करने के लिए हमने एक डेवऑप्स फ्रेमवर्क बनाया। में लगा, तभी अब आपको समझा वाई डेवऑप्स।
हेलो, यस। ओके, हाँ सबको अजय, स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है शायद ना? सर, वो डॉक्यूमेंट था ना, चलो शेयर वो दिख नहीं रहा। ओके ओके, मे बी अभी हुआ क्या? हाँ भी हो गया, मतलब 2-3 मिनट हो गए। ओके ओके, हाँ भाई तभी बताते जाओ, ओके, क्योंकि मुझे कभी कभी मैं नहीं, फ्लो में रहता हूँ ना, तो मुझे नहीं पता हाँ, होता। नहीं, मुझे कुछ हुआ, ब्लिंक हुआ लेकिन पता नहीं चला, हाँ ओके। सो अभी आपको सब, हाँ हाँ, बोल बोल आकाश। डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे थे ना आप, वो दिख नहीं रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब बाकी किसी को दिख रहा है क्या? सिर्फ मुझे नहीं दिख रहा है वो डॉक्यूमेंट। और किसी को नहीं दिख रहा है? हेलो, We can able to see it. हाँ अभी different. दिख रहा है? आकाश दिख रहा है? हाँ different. ओके ओके, नहीं, मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके करता हूँ, ठीक है? मैं हाँ कर ज्वाइन कर, डिस्कनेक्ट। बाकी सबको दिख रहा है ना? ओके, सो हम फिर से देखते हैं व्हाट इज डेवऑप्स। देखो, हमने तो सारे इश्यूज देख लिए कि भाई करंटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस में क्या क्या इश्यूज है, आते हैं या आ सकते हैं या जनरली आते हैं। दीज आर वेल नोन इश्यूज, ओके। सो ये सारे दूर करने के लिए हमने डेवऑप्स एक फ्रेमवर्क बनाया, एक डेवऑप्स एक प्रोसेस बनाया। सो डेवऑप्स करता क्या है? डेवऑप्स इज ऑल अबाउट रिमूविंग द रोड ब्लॉक्स दैट स्लो डाउन द एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस, that slow down the application release process. DevOps actually tries to remove, what DevOps actually does, DevOps actually tries to remove all these roadblocks, all these 5-6 roadblocks and things that slow down the application release process. Okay, अभी हमने देखा why DevOps, अभी हम देखेंगे benefits of DevOps. Okay, benefits of DevOps क्या होता है? अगर सारी टीम कोलैबोरेटिवली काम करेगी, अगर सारे टीम कोलैबोरेटिवली काम करेगी और सबका इंटरसेक्शन कौन बनेगा? एक डेवऑप्स इंजीनियर बनेगा, ओके, एक डेवऑप्स इंजीनियर बनेगा। तो अल्टीमेटली हम क्या अचीव करेंगे? प्रोडक्टिविटी ऑफ टीम इज इंक्रीज। क्योंकि अभी आपको डेली स्टैंडअप कॉल में या जो भी मेथोडोलॉजी आप यूज करते हो, वाटरफॉल, स्क्रम, ओके, तो आपको पता चलता है कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ पे अटके हुए हैं, या डेवलपर अभी प्रायोरिटी पे किस बग फिक्सेस पे काम कर रहे हैं, ओके, कौन सा इम्पैक्टिंग है, कौन सा नॉन इम्पैक्टिंग है। सो एग्जैक्टली सारे टीम्स को पता रहता है कि भाई एग्जैक्टली डेवलपर अभी क्या काम कर रहा है, मेरे इश्यूज पे डेवलपर क्या काम कर रहा है, सब चीज़ों का, सब इश्यूज का मेरे पास ट्रैक रहेगा, मुझे ईटीए पता होगा क्योंकि मैं डेली उनसे कन्वर्सेट करूंगा, ओके, विद द हेल्प ऑफ डेवऑप्स इंटरसेक्शन, विद द हेल्प ऑफ डेवऑप्स इंटरसेक्शन, ओके। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? स्पीड ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीजेस, बिकॉज क्या होगा? लैग डिक्रीज होगा। पहले क्या था? पहले मेरे पास बहुत सारा लैग था क्योंकि सबका अलग अलग इंटरेस्ट था, कम्युनिकेशन गैप था, लैक ऑफ कोलेबरेशन था, एक टीम क्या कर रही है दूसरे को पता नहीं, सबका इंटरेस्ट अलग था, ओके, एक चीज़ कहाँ पे अटकी है वो हमें नहीं, एक टीम को पता नहीं कि एक चीज़ किस चीज़ के लिए दूसरे टीम के साथ अटकी हुई है, ओके, ये चीज़ें पता नहीं है। तो कोलैबोरेशन से क्या होगा? स्पीड ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीजेस, बिकॉज लैग डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ कोलैबोरेशन। अभी सारे टीम एक होके काम करेंगे, सारी टीम एक होके काम करेगी, ओके। कैसे काम करेंगे? थैंक्स टू डेवऑप्स इंटरसेक्शन। आकाश, ओके, सो ये क्या करेगा? अभी अल्टीमेटली ये क्या करेगा? लोड ऑन टीम्स डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर किसी टीम को इशू भी आता है, किसी टीम को अगर इशू भी, एप्लीकेशन टीम को, डीबीए टीम को, आईटी ऑपरेशन टीम को अगर कोई इशू भी आता है तो सब अवेयर रहते हैं और आपको सोल्यूशन भी इजीली मिल जाता है। जितनी ज़्यादा एंटिटीज इन्वॉल्व रहती है या जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे क्या होता है? उससे
लोड ऑन टीम डिक्रीजेस बिकॉज आपका काम सिंपल हो जाता है, आपका काम सिंपल हो जाता है। कैसे सिंपल होता है? डेवऑप्स इंजीनियर क्या करेगा? कुछ चीज़ें ऑटोमेट करेगा, कुछ चीज़ें ऑटोमेट करेगा। जो चीज़ें ऑटोमेट करेगा वो किसके लिए हेल्प करेगी? वो हेल्प करेगी एप्लीकेशन इंजीनियर को। मतलब एप्लीकेशन इंजीनियर कुछ चीज़ें मैन्युअली कर रहा है, या सॉफ्टवेयर टेस्टर या क्यूए टेस्टर कुछ चीज़ें मैन्युअली कर रहा है, या नेटवर्क इंजीनियर कुछ राउट एडिशन, राउट डिलीशन या कोई भी चीज़ एडिशनली कर रहा है, तो वो चीज़ें डेवऑप्स इंजीनियर ऑटोमेट करेगा। तो वो ऑटोमेट करने से क्या होगा? लोड ऑन टीम डिक्रीजेस, लोड ऑन टीम डिक्रीजेस बिकॉज उनका सारा जो रिपीटेटिव टास्क है वो डेवऑप्स इंजीनियर ऑटोमेट करेगा। और इससे होगा क्या? अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज। ओके, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज। ओके, इंक्रीज। इससे क्या होगा? ये सारे इश्यूज जब टैकल करेगा डेवऑप्स फ्रेमवर्क, तो क्या होगा? अल्टीमेटली हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या रहेगा, या हमारा अल्टीमेट आउटपुट क्या रहेगा? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज। ओके, विल बी इंक्रीज। और इससे क्या होगा? आउटकम रिजल्ट इन बिजनेस इंक्रीज, मतलब हमारा बिजनेस इंक्रीज होगा। कोई भी बिजनेस है, आपका सपोर्ट का रहे या कोई एप्लीकेशन डिलीवरी का रहे, कोई भी सपोर्ट रहे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप यू कैन अचीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय यूजिंग दिस डेवऑप्स टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग दिस डेवऑप्स फ्रेमवर्क। आपको समझा बेनिफिट्स ऑफ डेवऑप्स? मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वो देखा, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, या डेवऑप्स के क्या बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, ये आपको समझा मैंने जो बताया आपको। एएस, योगेश, यश, नीलेश, हर्ष, हेलो, समझा ना? एटलीस्ट थेरेटिकली तो समझा ना? क्योंकि इसमें अभी तक हम कोई भी टेक्नोलॉजी का बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सिंपल थ्योरी दिख रहे, सिंपल फ्रेमवर्क दिख रहे। हम क्या देख रहे हैं? व्हाट इज डेवऑप्स। हम क्या देख रहे हैं? व्हाई डेवऑप्स। हम क्या देख रहे हैं? बेनिफिट्स ऑफ डेवऑप्स। हम क्या देख रहे हैं? व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रोड ब्लॉक्स क्या है, डेवऑप्स इंजीनियर उसको कैसे दूर करेगा, ये सारी चीज़ें हम थेरेटिकली देख रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको थेरेटिकली चीज़ें नहीं समझेगी, हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ अजय बोल रहा है इसीलिए कोई डेवऑप्स कर रहा है, ओके, या कोई मार्केट में चल रहा है इसीलिए डेवऑप्स कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे विजिबिलिटी नहीं है कि एक्चुअली डेवऑप्स फ्रेमवर्क करता क्या है। ओके, तो आपको नहीं समझेगा, वो विजिबिलिटी नहीं आएगा। सो स्टेप बाय स्टेप। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो, पहले इश्यूज क्या है, पहले ये समझो कि करंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में प्रॉब्लम्स क्या है। अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जब मैं बोलता हूँ तब कोई बोल सकता है भाई मैं तो नेटवर्क इंजीनियर हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर से क्या लेना देना। लेकिन आपका जो आईओएस रहता है राउटर का, आपका जो फायरवॉल का या स्विच का आईओएस रहता है, दैट इज अगेन अ सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर। ओके, डेटाबेस में कोई एप्लीकेशन जाता है, दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन टीम कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करता है, दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर। ओके, सो क्या है, राउटर का कॉन्फ़िगरेशन भी सॉफ्टवेयर। कोई भी एक अल्टीमेट आपका जो प्रोडक्ट है, कोई भी अल्टीमेटली आपका एक सर्विस है, ओके, वो क्या बनता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक प्रोडक्ट बनता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक प्रोडक्ट बनता है। ओके, सो आपको विजिबिलिटी चाहिए या आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मैं डेवऑप्स अगर करना चाहता हूँ तो उसके पहले मुझे पता होना चाहिए कि करंट ट्रेडिशनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या इश्यूज है। उसके बाद वो डेवऑप्स क्या है, डेवऑप्स इसको कैसे टैकल करता है। अभी हम देखते हैं कि डेवऑप्स उसको कैसे टैकल करता है। हमने क्या देखा, हमने इश्यूज देखा, हमने बेनिफिट्स देखे, लेकिन वो कैसे रिमूव करना है, वो एग्जैक्टली कैसे वो रोड ब्लॉक्स रिमूव करना है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस में जो इश्यूज आते हैं उसको हमें कैसे टैकल करना है विद द हेल्प ऑफ मेनी टेक्नोलॉजी। सो हम अभी देखेंगे हाउ डेवऑप्स, ऐसे हम देखेंगे हाउ डेवऑप्स। सो करंट आईटी एनवायरनमेंट में
करंट आईटी एनवायरनमेंट में, ओके, हमारा जो एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस रहता है, या हमारा जो एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस रहता है, या हम उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये इन्फिनिटी साइन में, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन्फिनिटी साइन में। अभी ये इन्फिनिटी साइन ही क्यों दिया? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, प्लानिंग होता है, उसके बाद में कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सोर्स कोड होता है, कोड होने के बाद उसको कंपाइल किया जाता है, उसको पैकेज किया जाता है बिल्डिंग स्टेप में, बाद में वो पैकेज होने के बाद जो एग्जीक्यूटेबल बनता है उसको टेस्ट किया जाता है, क्यूए टेस्टर या टेस्टर रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो टेस्ट करने के बाद अगर वो सक्सेस होते हैं तो वो रिलीज़ किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया जाता है। सो प्लान से लेके टेस्ट तक, ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लान से लेके प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट, ये सारा डेवलपर का पार्ट आता है। ये सारा किसका इंटरेस्ट आता है? डेवलपर का इंटरेस्ट आता है। ये सारी चीज़ों पे कौन काम करता है? डेवलपर काम करता है। जैसे ही प्रोडक्ट रिलीज होता है, जैसे ही एप्लीकेशन रिलीज होता है, ओके, सो ऑपरेशन टीम का काम शुरू होता है, वो रिलीज को लो, उसको कस्टमर के एनवायरनमेंट डिप्लॉय करो, एनवायरनमेंट में भी ऑन प्रीमाइसेस, एनवायरनमेंट में भी पब्लिक, प्राइवेट, क्लाउड, हाइब्रिड, एनीथिंग, ओके। डिप्लॉय करने के बाद उसको मैनेज करो, ऑपरेट करो, मतलब मैनेज करो, उसको मॉनिटर करो। अगर कोई इश्यूज आता है, अगर कोई इशू आता है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेज करो, या तो फिर फीडबैक दो डेवलपर को, फीडबैक दो डेवलपर को। सो अगेन ऑपरेशन इंजीनियर विल कॉन्टैक्ट टू द डेवलपर, सी दिस। सो ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है ये चलता ही रहता है, ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है ये चलता ही रहता है, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट डेवलप हो गया, एक बार राउटर का iOS बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सब काम डेवलपर का काम हो गया। इश्यूज आते रहते हैं, हमें अलग अलग फीचर्स एनहांस करने पड़ते हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, ओके। हमें नए नए फीचर एनहांस करने पड़ते हैं, हमें नए नए बग रेस करने पड़ते हैं, उसके बग फिक्सेस डिप्लॉय करने पड़ते हैं, नए फीचर्स जो आते हैं रिलीज में उसको डिप्लॉय करना पड़ता है। सो ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ये सारा रिपीटेटिव प्रोसेस होता है। तो इसीलिए इसको किसमें रिप्रेजेंट किया गया है? इसको रिप्रेजेंट किया गया है इन्फिनिटी साइन में। आपको पता है ना मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी साइन क्या करता है? मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी साइन क्या करता है? वो इसको ऐसे ही समझो, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। लेफ्ट साइड का पार्ट कौन मैनेज करता है? डेवलपर मैनेज करता है। राइट साइड का पार्ट कौन मैनेज करता है? ऑपरेशन इंजीनियर को मैनेज करता है। लेकिन ये दोनों का इंटरसेक्शन कौन बनता है? डेवऑप्स इंजीनियर या डेवऑप्स फ्रेमवर्क बनता है, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, जिसको सब पता होता है कि मेरे सेटअप में क्या चलता है, क्या चल रहा है, उसको सब पता रहता है कि मेरे सेटअप में क्या चल रहा है, ओके। सो ये सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोडिंग के बाद बिल्डिंग के बाद पैकेजिंग के बाद टेस्टिंग के बाद रिलीजिंग के बाद डिप्लॉय के बाद ऑपरेट के बाद मॉनिटर, ओके, मॉनिटर के बाद फिर से बग रेज किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेज करना। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना, ये सारी चीज़ें मैन्युअली होती है एनवायरनमेंट में, वो सारी चीज़ें मैन्युअल होती है। ट्रेडिशनली मैं बात करूँ, हाँ, ट्रेडिशनली होता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ओके, ध्यान से सुनो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मैन्युअली होती है, अलग अलग टीम उसको मैन्युअल करता है, तो ये सारा चीज़ें ऑटोमेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेवऑप्स फ्रेमवर्क। हम यूज़ करते हैं डेवऑप्स फ्रेमवर्क, या हम यूज़ करते हैं डेवऑप्स टूल। सो डेवऑप्स टूल क्या करता है? ये सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो मैनुअल स्टेप्स है, जो मैनुअल इश्यूज है, ओके, उसको ऑटोमेट करता है। उसको क्या करता है? ऑटोमेट करता है। अभी ये ऑटोमेट करने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत रहती है। सिर्फ एक टूल नहीं, बहुत सारे टूल्स रहते हैं, बहुत सारे वेंडर्स रहते हैं, कुछ प्रोप्राइटरी रहते हैं, कुछ ओपन सोर्स रहते हैं, ओके। सो हम उसमें कुछ मेजरली या मेनली ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट में 80 to 90% चल रहे हैं, वो हम अभी यहाँ देखेंगे। टू इम्प्लीमेंट द प्रोसेस और कॉन्सेप्ट और अप्रोच ऑफ डेवऑप्स, सी
To implement the process or concept of or approach of DevOps engineers use so many tools and technology. DevOps engineer बहुत सारे tools and technology use करता है to implement this DevOps process और DevOps approach. उसमें एक है बहुत आपको DevOps इंजीनियर बनने के लिए या DevOps प्रोफेशनल बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. पहले कि आपको डिप्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कैसे प्रोडक्ट बनता है, कैसे प्रोडक्ट टेस्ट होता है, कैसे प्रोडक्ट डिप्लॉय होता है. ओके, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें पता होने के बाद ही आप उसको ऑटोमेट करोगे. आर यू गेटिंग? कि अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस पता है तो ही आप उसको ऑटोमेट कर पाओगे. ओके, तो उसमें पहला टेक्नोलॉजी है कि भाई वर्जन कंट्रोल सिस्टम. वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? ये एक वर्कफ्लो डिफाइन करता है. एक वर्कफ्लो डिफाइन करता है मतलब क्या है? डेवलपर जब भी सोर्स कोड पे काम करता है, ओके, तो एक वर्कफ्लो डिसाइड करता है. वो वर्कफ्लो कौन देता है? गिट देता है. वर्जन कंट्रोल सिस्टम. वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या है? बहुत सारी टीम एक कोड पे कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्जनिंग. और हर टीम अपने अपने हिसाब से, या हर डेवलपर या हर डेवऑप्स इंजीनियर अपने अपने हिसाब से अपने अपने ब्रांच में काम कर सकता है. सो गिट में क्या होता है? ब्रांचिंग होता है, और हर ब्रांचिंग में इंजीनियर अपने अपना काम करता है, और फिर वो ब्रांच मेन ब्रांच में कमिट हो सकता है आफ्टर रेजिंग अ PR. सो हम डिटेल में देखेंगे कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है. वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे सॉफ्टवेयर का वर्जन्स होता है, ओके, कैसे कोलैबोरेशन होता है, कैसे इंटीग्रेशन होता है. ओके, ये सारी चीज़ें हम गिट वर्कफ्लो में देखेंगे. उसके बहुत सारे अलग सॉफ्टवेयर्स भी है. गिटलैब है, गिटहब एक्शंस है, गिटलैब है, लेकिन हम मेनली देखेंगे गिट. उसके बाद में अगर आप कोई भी डेवऑप्स टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो मेजॉरिटी ऑफ डेवऑप्स टेक्नोलॉजीज आर ओपन सोर्स. इससे क्या होता है? अगर ओपन सोर्स है तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी ओपन सोर्स लगेगी. सो बेटर है कि लिनक्स के बेसिक्स सीखो. क्योंकि अल्टीमेटली सबका बैकएंड नेटिव लिनक्स ही होता है. मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, मेजॉरिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज का बैकएंड लिनक्स होता है. तो आपको लिनक्स में पैकेज मैनेजमेंट आना चाहिए, या आपको बेसिक लिनक्स आना ही चाहिए टू अंडरस्टैंड मॉडर्न डेवऑप्स वर्कफ्लो एंड टूल्स. ओके, उसके बाद में आपको बेसिक नेटवर्किंग आना चाहिए. या बेसिक सिक्योरिटी आना चाहिए कि भाई सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल में कैसे, मतलब अगर मैं एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट जब मैं नेटवर्क इंजीनियर से बात करूँगा, एज ए डेवऑप्स इंजीनियर जब मैं नेटवर्क इंजीनियर से बात करूँगा, या मैं एप्लीकेशन इंजीनियर से बात करूँगा, या मैं सिक्योरिटी इंजीनियर से बात करूँगा, तो एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू कन्वे माई थॉट्स और माई रिक्वायरमेंट टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कि भाई मुझे ये IP ओपन करना है, ये IP का राउटिंग करना है, ये पोर्ट ओपन करवाना है फायरवॉल में. सो आपको बेसिक नेटवर्किंग और सिक्योरिटी का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो हम सीखेंगे. उसके बाद में कंटेनराइजेशन. ओके, जैसे हमने देखा कि पहले क्या होता था कि बेयर मेटल में एप्लीकेशन डायरेक्टली इंस्टॉल होता था. उसके बाद में आया VM. ओके, VM का मतलब क्या है? VM का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, या तो फिर हाइपरवाइजर रहेगा, हाइपरवाइजर के ऊपर VM बनेंगे, और VM के ऊपर VM में क्या बनेंगे? अपने VM मतलब क्या है? एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब नीचे रहेगा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊपर रहेगा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई VM से हमें कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन करना पड़े. ओके, हमें क्या रिक्वायरमेंट है? मतलब क्या है? हम सारा फ्लो देखेंगे, पूरे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि हम VM हम कैसे करते थे या क्यों करते थे, उससे हम क्यों मूव होना पड़ा हमें कंटेनराइजेशन की तरफ. तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एप्लीकेशन कंटेनराइजेशन में, जिससे आपको पूरा विजिबिलिटी आए कि हाँ वाई, मतलब हर चीज़ सीखते वक्त हमें 3 चीज़ें, पहला चीज़ें सीखना चाहिए कि वाई दिस टेक्नोलॉजी. आपको वाई दिस टेक्नोलॉजी समझा तो ही आपको समझेगा व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी, और वाई और व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी समझा तो ही आपको समझेगा हाउ, मतलब कैसे करना है. व्हाट, हाउ, वाई, व्हाट एंड हाउ.
ये तीनों चीज़ें आपको प्रोसेस तरीके से समझा तो ही आपको कोई टेक्नोलॉजी समझेगी या तो फिर इजीली समझेगी। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे कुबरनेटिस। कुबरनेटिस क्या है? कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्रोग्राम, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। मतलब क्या है, अगर मैं बहुत सारे एप्लीकेशन मेरे एनवायरनमेंट में अगर रन करता हूँ तो उनका लाइफ स्पैन, ओके, उनका लाइफ साइकिल मैनेज करने के लिए मुझे कुबरनेटिस चाहिए, या तो फिर कंटेनर मैनेज करने के लिए मुझे कोई तो भी एक अलग मैनेजर चाहिए, कोई तो भी एक ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए। ओके, सो हम कौन सा यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे कुबरनेटिस। अलग भी है ओपन शिफ्ट वगैरह, ओके, लेकिन 99% मार्केट में या 95% मार्केट में कुबरनेटिस ही चलता है। उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला, मैं एज ए डेवऑप्स इंजीनियर हर टीम का ऑटोमेशन करूँगा, पूरे आईटी का ऑटोमेशन करूँगा, तो वो ऑटोमेशन करने के लिए मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन से रहेंगे? वो रहेंगे शेफ, पपेट और अनसिबल। हम मेनली मार्केट में अनसिबल चलता है, मेनली मार्केट में आईटी वर्ल्ड में अनसिबल चलता है। बहुत सारी जगह पे शेफ और पपेट भी चलता है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। अनसिबल और शेफ पपेट में बहुत सारा डिफरेंस है। सो जब हम अनसिबल सीखेंगे ना, तो हम शेफ और पपेट के डिसएडवांटेज भी देखेंगे, सो दैट आपको विजिबिलिटी आएगा कि वाई आईटी वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम शेफ पपेट टू द अनसिबल। ओके, और अगला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। सो मैंने तो कॉन्फ़िगरेशन तो चेंजेस कर दिए, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने से पहले मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मेरे पास टेराफॉर्म है। टेराफॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। हशीका कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज में मैं एक कोड लिखूंगा और वो कोड अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। हर क्लाउड प्लेटफॉर्म के या हर टेक्नोलॉजी के अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, अपने अपने प्रोप्राइटरी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है। जैसे क्लाउड फॉर्मेशन AWS का है, GCP का या एज्योर का, अलीबाबा का, ओरेकल का, अपना अपना खुद का एक क्लाउड फॉर्मेशन, अपना अपना खुद एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है। लेकिन हम कौन सा सीखेंगे? हम प्रोप्राइटरी से सीखेंगे। इसका मतलब क्या है? 90% मार्केट में जो चलता है हम वो सीखेंगे। अगर आपको टेराफॉर्म आ गया तो आपको कोई भी टूल आ जाएगा। आपको अनसिबल आ गया, एक बार को एक कॉन्सेप्ट, एक टेक्नोलॉजी आ गई तो उसकी इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजी आपको समझने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, आप गिट में भी, आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम में भी अगर एक टेक्नोलॉजी सीख लो तो आप दूसरी टेक्नोलॉजी ईजीली सीख सकते हो। ओके, एक कंटेनराइजेशन सीख लो, डॉकर सीख लो, बाकी आपको दूसरी टेक्नोलॉजी सिर्फ पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ओके, उसके बाद में हम पढ़ेंगे CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होता है, कंटिन्यूस डिलीवरेबल या कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट क्या होता है। ओके, सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जेनकिंस, हम पढ़ेंगे जेनकिंस। ओके, जेनकिंस क्या है? एक CI/CD टूल है। जेनकिंस क्या है? CI/CD टूल है। ये ऑटोमेशन टूल है। ये क्या ऑटोमेट करता है? ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को, मतलब हमने क्या कहा, ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, सब छोटे छोटे सेक्टर्स को ऑटोमेट कर दे, लेकिन हमें एंड टू एंड वर्कफ्लो ऑटोमेट करना है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा? मैं यूज़ करूँगा CI/CD टूल। ओके, सो CI/CD टूल में हम देखेंगे जेनकिंस। बहुत सारे अलग टूल्स भी है मार्केट में, ट्रैविस CI, सर्कल CI, गिटलैब CI/CD, एज्योर DevOps। ओके, कुछ प्रोप्राइटरी है, कुछ ओपन सोर्स भी है। ओके, सो हम देखेंगे ओपन सोर्स, जो मार्केट में 90% चलता है, 80 to 90% चलता है। एक बार आप एक ओपन सोर्स टूल सीख लिए तो आपको दूसरी सीखने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, अभी देखो, अभी मार्केट में आपको आपकी सर्विसेज डिप्लॉय करनी है। अभी सर्विसेज अगर डिप्लॉय करनी है तो आपको या तो ऑन प्रीमाइसेस में करना पड़ेगा या तो फिर क्लाउड में करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आपको एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको एक क्लाउड का इंटरमीडिएट नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो इसीलिए हम पढ़ेंगे AWS, क्योंकि हम ना जब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टेराफॉर्म पढ़ेंगे ना, तभी हम AWS पढ़ेंगे, क्योंकि टेराफॉर्म से हम ऑटोमेट करेंगे हमारा AWS इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब AWS में सारी सर्विसेज हम क्रिएट करेंगे टेराफॉर्म से। ओके, तो हम उसी वक्त AWS सीखेंगे, तो आपको एक ही वक्त दोनों टेक्नोलॉजी का विजिबिलिटी आ जाएगा।
एक ही वक्त दोनों टेक्नोलॉजी का विजिबिलिटी आएगा। पहले हम देखेंगे कि मैन्युअली चीज़ें कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो मैन्युअली समझने के बाद, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी समझने के बाद फिर हम वही चीज़ टेराफॉर्म से ऑटोमेट करेंगे, ओके। सो आपको एटलीस्ट एक क्लाउड प्रोवाइडर का नॉलेज इंटरमीडिएट लेवल पे होना चाहिए, ओके। अभी मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, अभी तक हम आईटी मार्केट में सिर्फ मॉनिटरिंग ही देखते थे, मतलब इशू आया, अलर्ट आया, अभी हमें पता चला इशू क्या है, ओके। लेकिन अभी एक अलग टर्म हॉट है मार्केट में, वो है ऑब्जर्वेबिलिटी। अभी ऑब्जर्वेबिलिटी क्या करता है? ऑब्जर्वेबिलिटी ऑल अबाउट नोइंग व्हाट इज द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब क्या है कि मेरे जो एनवायरनमेंट है उसका स्टेट क्या है, वो स्टेट मुझे कैसे पता चलेगा? वो मुझे मॉनिटरिंग टूल बता देंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स कि भाई सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% के ऊपर गया, मुझे अलर्ट आया, अभी मुझे पता चला मेरे स्टेट क्या है। मतलब अभी मुझे पता चला कि मेरे इंफ्रा में भाई सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% के ऊपर गया है, किसी वीएम का या किसी सर्विस का या किसी राउटर का, किसी का भी, ओके। अभी प्रॉब्लम तो मुझे तो समझ में आया कि भाई सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई है, लेकिन वो सीपीयू यूटिलाइजेशन क्यों हाई है? मतलब प्रॉब्लम तो अभी मुझे पता चला, लेकिन वो प्रॉब्लम क्यों हुआ, वो प्रॉब्लम का कॉज क्या है, ओके। वो प्रॉब्लम क्यों हुआ ये कौन बताता है? ये बताता है मुझे लॉग्स। व्हाई इज माय एनवायरनमेंट इन दिस स्टेट? फर्स्ट, नोइंग व्हाट इज द स्टेट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। सेकंड, व्हाई इज द एनवायरनमेंट इन दिस माय स्टेट। अभी पहले में समझा इशू क्या है, दूसरे में समझा कि भाई ये इशू कैसे हुआ, अभी तीसरा स्टेप है कि भाई अभी मैं वो इशू को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, हाउ कैन वी रिकवर और सॉल्व फ्रॉम दिस स्टेट, ये इशू में कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। इसके लिए हम यूज़ करेंगे या देखेंगे ट्रेसेस। मतलब हम देखेंगे मैट्रिक्स, हम देखेंगे लॉग्स, हम देखेंगे ट्रेसेस, ओके। सो मतलब क्या है, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कुबरनेटिस आर्किटेक्चर में या हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें क्यों हो रही है, चीज़ें कैसे हो रही है और उसका रूट कॉज क्या है, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्वेबिलिटी से मैनेज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी से मॉनिटर कर सकते हैं, ओके। इशू क्या हुआ, वो कैसे हुआ और उसका रूट कॉज क्या है, या उसको कैसे रिकवर किया जाए, ओके। सो ये ट्रेसेस क्या कहता है, इन डिस्ट्रीब्यूटेड कुबरनेटिस आर्किटेक्चर में या कॉम्प्लेक्स कुबरनेटिस आर्किटेक्चर में इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि भाई कहाँ पे इशू है, क्योंकि 100 कुबरनेटिस में 100 एप्लीकेशंस रहेंगे जो एक दूसरे से बात करेंगे। आपको थोड़ी ना पता है कि कौन सा एप्लीकेशन किससे बात करने में इशू आया, आपको सिर्फ पता चलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या लेटेंसी दे रहा है, या बहुत सारे ड्रॉप्स आ रहा है। लेकिन कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर में सॉफ्टवेयर में कहाँ पे इशू है, ओके, वो ट्रेस आपको कौन देगा? वो आपको ट्रेसेस के टूल्स देंगे। तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? यागर बोलते हैं उसको, ये टूल यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मेरे कुबरनेटिस क्लस्टर में इशू कहाँ पे है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर में हमें आप इट्स नॉट वेरी इजी टू डिग डाउन कि भाई इशू कहाँ पे है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में आपको कोई तो भी एक टूल ऐसा चाहिए जो आपके हर HTTP रिक्वेस्ट को, आपके हर ट्रैफिक को वो ट्रेस कर पाए, सो दैट आपको समझे कि कहाँ पे कितना डिले आ रहा है, अगर ड्रॉप है तो वो कहाँ पे आ रहा है, अगर कोई इशू है तो वो कहाँ पे एग्जैक्टली आ रहा है सॉफ्टवेयर में, ओके। सो ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए, ऑब्जर्वेबिलिटी की सारे फीचर्स यूज़ करने के लिए हमें कुछ टूल्स यूज़ करना पड़ेगा, या हम देखेंगे। वो है प्रोमेथियस, ओके। प्रोमेथियस क्या है? एक मॉनिटरिंग टूल है। ग्राफाना क्या है? ये एक डैशबोर्ड टूल है। हम ELK भी देखेंगे, इलास्टिक सर्च, लॉगस्टैक, किबाना। लॉगस्टैक क्या है? एक लॉगिंग सर्वर है, ओके। लॉगस्टैक क्या है? एक लॉगिंग सर्वर है, ओके। किबाना क्या है? एक डैशबोर्ड है, ओके। EFK, इलास्टिक सर्च, फ्लुएंट बिट, किबाना, ओके। स्टैक, नेगियोस, ग्राफाइट कैसे काम करता है, एक्सपोर्टर कैसे काम करता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। टाइम सीरीज डेटाबेस, मतलब ओपनटीएस प्रोमेथियस के पास लॉग्स आने के बाद वो स्टोर करेगा TSDB में टाइम सीरीज डेटाबेस।
टाइम सीरीज डेटाबेस को में स्टोर करेगा, सो दैट हमें समझेगा कि कौन से टाइम पे कौन सा इशू आया या कौन से टाइम पे कौन सा लॉग आया। ओके, सो ये सारे बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हम सीखेंगे इन ऑब्जर्वेटिव। ओके, कि हम ये सारी चीज़ें कैसे अचीव कर सकते हैं, हम हमारी इश्यूज़ को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, हम हमारे इश्यूज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, प्लस अभी एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल ऑफ स्क्रिप्टिंग नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आप डे टू डे टास्क में आप छोटी छोटी स्क्रिप्ट करोगे, तो वो सिचुएशन में अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई अपग्रेड किया, ओके, या फॉर एग्जांपल आप कोई इश्यूज़ पे काम कर रहे हो और लेकिन आपको चेक करना है कि भाई 10 डिवाइसेस पे मेरा डीएनएस सही से काम कर रहा है क्या, 10 डिवाइसेस पे 100 डिवाइसेस पे मेरा राउट ऐड हुआ है क्या, या 150 डिवाइसेस पे मेरा ये पैकेज में ये पर्टिकुलर फाइल कॉपी हुआ है क्या। तो वो सारी चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए आपको छोटी छोटी स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर या एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर। तो वो सिचुएशन में आपको बेसिक स्क्रिप्टिंग नॉलेज या बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल स्क्रिप्टिंग नॉलेज होना चाहिए। तो वो सिचुएशन में हम वो चीज़ अचीव करने के लिए हम शेल स्क्रिप्टिंग भी सीखने वाले हैं ये पर्टिकुलर कोर्स में। प्लस प्रोग्रामिंग नॉलेज तो होना ही चाहिए, बराबर, क्योंकि हम जो स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट दो तरह से लिखा जाता है, एक तो शेल स्क्रिप्ट में लिखा जाता है या तो फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो हमें वो लेवल का प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत रहेगी जिसमें हम हमारे डे टू डे टास्क के लिए लगने वाले स्क्रिप्ट लिख सके। या तो अगर डेवलपर हमें बोला कि भाई डेवलपर को कोऑर्डिनेट करने के लिए, अगर डेवलपर भी मेजॉरिटी ऑफ टाइम अपने जो कोड राइट करता है, अपना जो सोर्स कोड या अपना जो प्रोग्राम राइट करता है वो पाइथन में करता है। ओके, मेनी टाइम जावा भी रहता है, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहता है, लेकिन पाइथन में भी रहता है। तो वो सिचुएशन में आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का बेसिक्स टू इंटरमीडिएट लेवल नॉलेज होना ही चाहिए फॉर योर डे टू डे टास्क। प्लस डेवलपर अगर आपको कुछ चीज़ें कहे, डेवलपर जब डेली स्टैंडअप कॉल में आपसे अगर बात करे कोई इश्यूज़ में, मेमोरी लीकिंग या कोई चीज़ में बात करे, ओके, तो वो सिचुएशन में आपको वो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। ओके, तो उसके लिए भी आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे या प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। जब भी आप प्रोग्रामर से बात करोगे तो आपको वो चीज़ें ग्रास्प होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए। ओके, और हमें ये सारी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे टास्क भी सीखने पड़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी। ओके, जैसे पब्लिक पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है। ओके, पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है। ओके, पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है। ओके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, एपीआई कैसे काम करता है। ओके, रेस्ट एपीआई कैसे काम करता है। ओके, जीआरपीसी गूगल रिमोट प्रोसीजर कॉल कैसे काम करता है। नेटकॉन अगर राउटर्स और स्विचेस को कॉन्फ़िगर करना है या उनको मॉनिटर करना है तो हमें कुछ नेटवर्क स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स यूज़ करने पड़ते हैं जो हम सीसीआई डेवनेट में देखेंगे। तो उस सिचुएशन में हमें वो प्रोटोकॉल पता होने चाहिए कि नेटकॉन क्या करता है, रेस्टकॉन क्या करता है। हमें स्टैंडर्ड अगर कोई डिवाइस एक्सेस करना है यूजिंग स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी तो हम यूज़ करेंगे पैरामिको। ओके, तो हमें पैरामिको सीखना है, हमें नेटमिको सीखना है नेटवर्क डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए यूजिंग पाइथन ओनली। ओके, नॉट यूजिंग अनसिबल, यूजिंग पाइथन ओनली। सो हमें हर चीज़ के डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि भाई हम पैरामिको कब यूज़ करेंगे, हम नेटमिको को प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे कब यूज़ करेंगे, हम नेस्टकॉन रेस्पॉन कब यूज़ करेंगे, हम कौन सा एपीआई टाइप यूज़ करेंगे फॉर आवर कम्युनिकेशन। ओके, सो छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अंडरस्टैंडिंग हमें लेना पड़ेगा या उनका अंडरस्टैंडिंग हमें होने चाहिए फॉर बेटर विजिबिलिटी ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन डेवऑप्स फ्रेमवर्क। ओके, सो आपको डेवऑप्स अच्छी तरीके से समझे, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें अगर समझती है तो आपका विजिबिलिटी बहुत हाई होता है, आपका विजिबिलिटी बहुत हाई होता है एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत स्मूथ हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत स्मूथ हो जाती है। ओके, सो DevOps define what needs to be done to achieve the automated streamline application release process। मतलब ये सारा टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये सारा स्किल सेट्स यूज़ करके हम हमारे एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे, हम हमारे एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे या ईज करेंगे या ईजी करेंगे डिप्लॉयमेंट। ओके, अभी किसने करना चाहिए, DevOps किसने करना चाहिए।
अभी तो फ़िलहाल तो ऐसा सिचुएशन है कि इतना हॉट मार्केट है कि स्टूडेंट्स अभी से सीखने लग रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे काम करती है या डेवऑप्स टूल्स कैसे काम होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को 10th में ही होता है कि डेवऑप्स क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। और फ्रेशर्स तो जब फाइनल ईयर में जब शुरू करते हैं तो फ्रेशर्स को तो मैं बोलता हूँ कि अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए या फाइनल ईयर से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए कि आईटी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आईटी वर्ल्ड में क्या हो रहा है। अभी आईटी ही चाहिए या नॉन आईटी ही चाहिए? देखो अभी का आईटी वर्ल्ड ऐसा है कि मार्केट इज़ ओपन, मार्केट इज़ ओपन, पूरे वर्ल्ड में मार्केट ओपन है। ओके, मतलब क्या है, आप वर्क फ्रॉम होम से भी काम कर सकते हैं। कंपनी यूएस में रहती है, इंडिया में उनका कुछ भी ऑफिस नहीं रहता है, फिर भी आप काम कर सकते हो रिमोटली। सो वो सिचुएशन में डिमांड इतना हाई है कि अगर उनको रिसोर्स नहीं मिलता तो वो नॉन आईटी लोगों को भी प्रेफर कर रहे हैं। खुद मेरे टीम में बहुत सारे एग्जाम्पल है जो नॉन आईटी लोग हैं बीए बीकॉम करके, बट दे आर ड्रॉइंग अ गुड पैकेज, दे आर ड्रॉइंग अ गुड पैकेज जस्ट बिकॉज they know all these things, just because they know all these things. They have good hands on programming, they have good hands on Linux, they have good hands on in scripting. Okay, they have good hands on in any of the virtualization technology. Okay, बहुत सारे DBA भी पढ़ रहे हैं DevOps कॉन्सेप्ट, और नेटवर्क इंजीनियर तो मेनली पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या है कि नेटवर्क इंजीनियर ट्रेडिशनली कैसे करते थे कि मैन्युअली राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना, मैन्युअली SSH करना, कोड कॉपी करना, राउटिंग या जो भी कॉन्फ़िगरेशन उसको करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, पेस्ट करने के बाद उसका फिर से बैकअप लेना, फिर से बैकअप लेने के बाद प्री और पोस्ट को कंपेयर करना, प्री और पोस्ट को कंपेयर करने के बाद सब टीम को बताना कि भाई एज़ पर रिक्वायरमेंट चेंज सक्सेसफुल हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मॉनिटरिंग हो गया, ऑपरेशनल स्टैटिस्टिक्स हो गया, ओके, ऑर्केस्ट्रेशन हो गया। ये सारी चीज़ें डेवऑप्स बहुत सिंप्लीफाई करता है फॉर नेटवर्क इंजीनियर। तो इसके लिए सिस्को ने एक अलग टूल्स भी एक अलग कोर्स भी डेवलप किया है, डेवनेट। लेकिन हमारे कोर्स में हम डेवऑप्स में 50% हम डेवनेट पढ़ेंगे और बचा हुआ चीज़ हम एडिशनली पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रेस्टकॉन क्या होता है, नेटकॉन क्या होता है, एनएसओ कैसे काम करता है, नेटवर्क सर्विस ऑर्केस्ट्रेटर कैसे काम करता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें डेवनेट में होती है, वो हम चीज़ें एडिशनली पढ़ेंगे, और जिनको पढ़ना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ओके, एडिशनली वी विल लर्न प्लस। ओके, डेवलपर्स को और टेस्टर को भी बोल दिया कि भाई टेस्टर, आप जो चीज़ों मैन्युअली कर रहे हो वो आप अभी ऑटोमेट करो, क्योंकि यूनिट टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये जो चीज़ें टेस्टर मैन्युअल करते थे, अभी उन्होंने बोला है कि भाई आप कुछ तो भी डेवऑप्स टूल यूज़ करो और ये चीज़ें ऑटोमेट करो। सो बहुत सारे टेस्टर अब CI/CD टूल यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, ओके, और डेवऑप्स सीखना शुरू कर दिए हैं। ओके, सो उनके लिए भी रिक्वायरमेंट है कि डेवऑप्स पढ़ो। डेवलपर्स को भी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि डेवलपर्स को पता है कि कोड कैसे बनाना है, लेकिन उनको ये विजिबिलिटी नहीं है कि कोड कैसे डिप्लॉय हो रहा है। तो टू गेट एंड टू एंड विजिबिलिटी और या एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस फास्टर और स्मूथ करने के लिए डेवलपर्स भी अभी डेवऑप्स सीख रहे हैं, डेवलपर्स भी अभी डेवऑप्स के टूल्स सीख रहे हैं, डेवऑप्स के स्पेसिफिक टूल्स सीख रहे हैं। और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, फिर वो लिनक्स रहे या विंडोज़ रहे, उनको तो सीखना ही पड़ेगा। मतलब क्या है, दे हैव टू अपग्रेड, उनको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप जैसे आईटी मार्केट जा रहा है, जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अगर आप खुद को ट्रांसफर नहीं करें तो मार्केट आपको बाजू में छोड़ के आगे मूव ऑन करेगा। इसीलिए ऐसा होता है कि 3 साल के बंदे को 20 लाख का पैकेज मिल जाता है और 12 साल के एक्सपीरियंस वाला भी 20 लाख पे 20 लाख पे काम कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सब खेल डिमांड और सप्लाई का होता है कि एट पर्टिकुलर टाइम पे मेरा अगर डिमांड है तो मेरा डिमांड फुलफिल हो रहा है क्या? अगर फुलफिल हो रहा है, अगर मुझे रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में मिल रहा है तो मैं उसको ऑनबोर्ड कर दूंगा। ओके, सो ये हो गया भाई किसने करना चाहिए, डेवऑप्स किसने करना चाहिए, वो हम थोड़ा सा देखा कि कैसे करना चाहिए। ओके, लेकिन अभी हमने तो सीखा कि डेवऑप्स क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन से टेक्नोलॉजी चाहिए, किसने करना चाहिए डेवऑप्स, लेकिन कैसे करना है भाई,
करना कैसे, अल्टीमेटली यही तो मेन है, अल्टीमेटली यही तो मेन है कि भाई कहाँ से शुरुआत करूँ मैं, कहाँ से पढूं, रिसोर्सेज क्या क्या है। देखो नेट पे सारा है, 100% नहीं 101% नेट पे है, लेकिन सारा स्कैटर्ड है, सारा स्कैटर्ड है। और हर चीज़ का लिंक लगाने के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ समझने के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ का लॉजिक समझने के लिए आपको 10 20 या 50 वीडियो देखना पड़ेगा, तो आपको एक टेक्नोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग आएगा। ओके, सो अगर आप 100% रिलाय होगे नेट पे, ओके, या यूट्यूब पे, अभी वो किसके लिए है? ये तो देखो ऐसा नहीं है कि बिगिनर नहीं कर सकता, लेकिन आप वो मोटिवेशन कहाँ से लाओगे 50 वीडियो देखने का? आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। हेलो हेलो, यस यस अजय भाई। आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो मोटिवेशन कहाँ से लाओगे 50 वीडियो देखने का? अगर कहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं समझी तो वहाँ पे थोड़ी ना इंटरैक्टिवली कुछ बताएगा आपको। ओके, सो आपका धैर्य जवाब दे देगा एक टाइम के बाद कि भाई मैं कितना पढूं, मैं कितना देखूं। और 50 वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा भाई एक वीडियो अच्छा है, तो वो एक डॉक्यूमेंट या वो एक वीडियो अच्छा है, ये समझने के लिए आपको आपका 15 दिन 20 दिन बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होगा। ऑब्वियसली वो वेस्ट नहीं होगा, ऑब्वियसली आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, लेकिन क्या आप में इतना मोटिवेशन कायम रहेगा ओवर द टाइम? क्या वो पैशन में कन्वर्ट होगा? अगर वो पैशन में कन्वर्ट हुआ, आप डेली मोटिवेटेड रहेंगे, तो ही तो आप जाके वो चीज़ें पढ़ोगे। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें स्कैटर्ड है इंटरनेट पे। ऐसे नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना ही है, लेकिन कोई तो भी ऐसा एक बंदा चाहिए जो आपको स्ट्रीमलाइन तरीके से बताए कि भाई ये चीज़ें ऐसी ऐसी होती है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर करे। क्लियर होने के बाद आपको मोटिवेट करे, फिर आप वो पढ़ेंगे, वो खुद मोटिवेट होगे। ओके, वो खुद मोटिवेट होने के बाद फिर आप वो चीज़ें डिग डाउन करना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और जो भी इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है वो। ओके, और रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, और एट द सेम टाइम आप इंटरेक्ट करेंगे अपने क्लास में, अपने सेशन में, कि मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है, आज आपने ये टेक्नोलॉजी पढ़ाया, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है, मैंने ये पढ़ा, क्या ये सही अंडरस्टैंडिंग है? ये सारी चीज़ें जब आप खुद को पूछेंगे तो ही आपको टेक्नोलॉजी समझेगा, तो ही आपको टेक्नोलॉजी सही से लॉजिकली समझेगा। प्लस आपके जो एफर्ट्स है वो मोटिवेशन में कन्वर्ट हो गए, आपका मोटिवेशन पैशन में कन्वर्ट होगा, और एक बार आपका पैशन आ गया, फिर आपको किसी भी अजय चौधरी की ज़रूरत नहीं, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं। इंटरनेट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ आसान भाषा में? हेलो, सो ये था कि भाई सब कुछ डेवऑप्स गेटिंग स्टार्टेड, मतलब डेवऑप्स स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ओके, ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो कोई क्वेश्चंस आप पूछो। वैसे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन आज का सिर्फ थ्योरेटिकल ही था, तो मैं ज़्यादा चीज़ें पूछा नहीं आपको। आपका कोई जो भी हमने सिखाया, जो भी मैंने बताया, इसमें आपको कोई कंसर्न या आपको कोई डाउट, ओके, या आपका कोई एजम्पशन? हाँ, प्लस एक चीज़ बताना भूल गया। अभी आप पूछोगे कि भाई ये मेरे एनवायरनमेंट में कैसे फिट होगा? मैं तो डेवऑप्स सीख लूँगा, आप बोल रहे हो तो मैं सीख लूँगा, या तो फिर आईटी वर्ल्ड में ये हॉट टॉपिक है तो चलो मैं सीख लूँगा, लेकिन ये मेरे एनवायरनमेंट में कैसे अप्लाई होगा? देखो, हर एनवायरनमेंट का अपना एक स्कोप रहता है, हर एनवायरनमेंट का अपना एक स्कोप रहता है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? आकाश जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे डेवऑप्स जैसे यूज़ होगा उसका एक स्कोप रहेगा, वहाँ पे शायद 2-3 टेक्नोलॉजी यूज़ करे होगी। अजय जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे 6-7 टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है डेवऑप्स की, या कोई अजय जहाँ पे दूसरा सांगड़े जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे
एक ही टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है डेवॉप्स का. सो इट डिपेंड, द स्कोप ऑफ डेवॉप्स डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. ओके, लेकिन कैसा है आपको पता है कि आप जब भी एनवायरनमेंट पे आप कभी भी इंटरव्यू पे जाते हो या कभी भी मार्केट में जॉब सर्च के लिए जाते हो तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी देख के ही आप डर जाते हो. इतनी सारी टेक्नोलॉजी देख के ही डर जाते हो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज यूज़ करती है. मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज़ करती भी है, मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज यूज़ करती है. लेकिन आपको आइडिया आने के लिए आपको सारी टेक्नोलॉजीज पता होना चाहिए. पूरा आइडिया आने के लिए आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज पता होनी चाहिए. ओके, सो बेसिकली स्टार्ट यही है कि सारी टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल समझो. फिलहाल ये मत देखो कि ये मेरे यहाँ पे कितना यूज़ होता है, मेरे यहाँ पे यूज़ नहीं होता तो क्या मैं सीखूँ या नहीं सीखूँ. ओके, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर. इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर का मतलब नहीं ये अभी भी यूज़ हो रहा है. लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टॉक मार्केट्स हो गया, ओके, वो अब दे आर हेसिटेटिंग टू मूव टू क्लाउड. दे आर हेसिटेटिंग टू मूव टूवर्ड्स डेवॉप्स टेक्नोलॉजी और डेवॉप्स फ्रेमवर्क. क्यों? या तो स्किल सेट नहीं है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या तो ऑलरेडी उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ डेटा सेंटर में डाल दिए हैं. इसीलिए आपने देखा है कि नए नए स्टार्टअप्स आते हैं, वो क्लाउड पे चले जाते हैं और वो डेवॉप्स टूल यूज़ करके सारी चीज़ें ऑटोमेट कर देते हैं. लेकिन वही चीज़ ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में अगर एक वीएम भी डिप्लॉय करना है या एक लीज लाइन भी दे लेना है तो ये सारी चीज़ों के लिए मुझे एक एक महीना का वेटिंग करना पड़ता है. एक लीज लाइन लेना है MPLS का तो मुझे एक एक महीना रुकना पड़ता है किसी एंटरप्राइज को. ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंस. सो हमें मार्केट रेडी होना है. हमें क्या करना है? मार्केट रेडी होना है. क्योंकि फ्यूचर में हमें AI ऑप्स सीखना है, हमें ML ऑप्स सीखना है. ओके, हमें मतलब ये कोर्स में नहीं, आपको फ्यूचर में या हमें फ्यूचर में ये चीज़ें सीखना है. क्योंकि क्या होने वाला है, जो चीज़ें आप मैन्युअली कर रहे हो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने वाली है ओवर द टाइम यूजिंग AI ऑप्स एंड ML ऑप्स. इसमें होने क्या वाला है, इसमें डीप लर्निंग मॉडल यूज़ होने वाले हैं, इसमें मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ करने होने वाले हैं. जिससे क्या होगा कि जिससे आपका सारा चीज़ें इंटेलिजेंटली ऑटोमेट होगा. ओके, ऑपरेशन AI मतलब आप जो ऑपरेशन आज के सिचुएशन में मैन्युअली कर रहे हो वो सारी चीज़ें AI ऑप्स क्या करेगा, डीप लर्निंग की मदद से ऑटोमेट करेगा. ओके, सो इसीलिए हमें बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल अंडरस्टैंडिंग हर टूल की होनी चाहिए, इवन दो इफ इट इज़ नॉट बीइंग यूज इन योर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इट इज़ द हॉट टॉपिक. फ्यूचर में आपको यूज़ होगा. लिनक्स तो ऐसा है कि लिनक्स या पाइथन ऐसा है, वो नेटवर्क इंजीनियर रहे, वो स्टूडेंट रहे, वो DBA रहे या फ्रेशर रहे या कोई भी रहे, उसको आज नहीं तो कल पाइथन सीखना ही पड़ेगा. मैंने मेरे लाइफ में जो ऑब्जर्व किया है वही बता रहा हूँ, कोई बढ़ चढ़ के बता नहीं रहा हूँ. क्योंकि इनिशियली 8-9 साल पहले जब मैंने नेटवर्किंग छोड़ा, ट्रेडिशनल नेटवर्किंग छोड़ा और डेवॉप्स और ऑटोमेशन में आया तो मैंने ये सोचा वो टाइम कि मैं कितना सीखूं. मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ, मैं कितना सीखूं. मैंने ऑप्शन में रख दिया शेल स्क्रिप्टिंग, मैंने ऑप्शन में रख दिया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने ऑप्शन में रख दिया पाइथन. लेकिन एक टाइम आया 3 साल के बाद, 2 साल के बाद कि मुझे वो सीखना ही पड़ा. क्योंकि विदाउट दैट सर्वाइवल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो इसीलिए आप कोई भी हो इसमें आपको ये चीज़ें, बेयर मिनिमम चीज़ें, लिनक्स हो गया, पाइथन हो गया, टेराफॉर्म हो गया, अंसिबल हो गया, ये सारी चीज़ें सीखना ही पड़ेगा. आपके पास ऑप्शन नहीं है. आज नहीं सीखो, नो डाउट, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप 2 साल के बाद, 3 साल के बाद रिग्रेट ही करोगे या तभी आपको सीखना ही पड़ेगा. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा. ओके, कोई क्वेश्चन? पाइथन और शेल स्क्रिप्ट के अलावा Node.js कुछ सीखना पड़ेगा क्या? देखो, सॉरी. ओके, देखो, मैंने क्या कहा, डेवलपर एप्लीकेशन डेवलप करता है. ओके, सो क्या है कि पाइथन हमें उसके लिए नहीं सीखना है कि डेवलपर कैसे उसको डेवलप कर रहा है. हमें पाइथन इसके लिए सीखना है क्योंकि मेरा ऑटोमेशन मुझे करना है, मेरा स्क्रिप्टिंग उसमें करना है मुझे.
ओके। सो सोर्स कोड डेवलपर किसी भी डेवलपमेंट में रहेगा, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हो सकता है, या पाइथन से हो सकता है, नोड जेएस से हो सकता है, रिएक्ट से हो सकता है, ओके, जावास्क्रिप्ट से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो मुझे वो सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मुझे अगर टेस्टिंग करना है, अभी देखो मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी अगर नोड जेएस का कोई एप्लीकेशन डेवलप करता हूँ ना, तो मैं नोड जेएस का एनपीएम कैसे काम करता है टेस्टिंग के लिए, ओके, डिपेंडेंसीज के लिए, वो मैं सीखता हूँ। या छोटी छोटी चीज़ें, मतलब पूरा सीखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एटलीस्ट कौन कौन से डिपेंडेंसी टूल चाहिए, कौन सा पैकेज मैनेजर यूज़ करते हैं हम नोड जेएस के लिए, कौन सा बिल्ड टूल यूज़ करते हैं, जैसे जावा के लिए हम ग्रेडल करेंगे, ओके, इसके लिए कुछ अलग करेंगे नोड जेएस के लिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और ये पता होनी चाहिए का मतलब ये बाय हार्ट नहीं करना है। ये चीज़ें आपको जब जैसे ही आप करोगे तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली पता हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। सो जैसे मैंने बोला कि आपको थोड़ा नेटवर्किंग नॉलेज होना चाहिए, आपको थोड़ा डेवलपमेंट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, आपका एप्लीकेशन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, आपको डीबीए का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सो ये थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा नेटवर्क इंजीनियर का काम करने वाले हो, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है आप डेवलपर का पूरा काम करने वाले हैं, ये नहीं है। आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप एप्लीकेशन इंजीनियर का सारा काम करने वाले, नहीं। आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जितना जो अलग अलग टीम का जो प्रेशर है या लोड है या जो भी चीज़ें मैनुअल हो रही है, वो चीज़ें मुझे यूजिंग स्क्रिप्टिंग, यूजिंग ऑटोमेशन टूल या यूजिंग पाइथन मुझे ऑटोमेट करना है। तो मुझे एटलीस्ट थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि नोड जेएस कैसे काम कर रहा है। ये थोड़ा आइडिया मतलब सिर्फ उसके कौन से डिपेंडेंसी टूल, कौन सा पैकेज मैनेजर यूज़ करता है नोड जेएस, कौन सा बिल्ड टूल यूज़ करता है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और वो ओवर द टाइम आ ही जाती है 2 और 4 महीने में, और मैं इतना इजी बताऊंगा वो आपको आ ही जाएगी। इट्स नॉट बिग थिंग। क्योंकि मेरे जैसा नेटवर्क इंजीनियर, ध्यान से सुनो, मेरे जैसा नेटवर्क इंजीनियर अगर फुल फ्लैश डेवऑप्स इंजीनियर और ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकता है तो कोई भी बन सकता है, तो कोई भी बन सकता है। क्योंकि हाँ बोलो। On that same point, Jarada, like others may not be knowing, right? I mean, I'm working as a technical support engineer for past 7 years. I have worked with various other companies, right? So करेक्ट। अभी ये हुआ है कि being in the tech industry for past 7 years, as you said, 8 or 10 years ago, you have left this traditional networking domain, right? And you करेक्ट started working as a DevOps engineer. In the similar way, what is happening with me is that after 7 or 7.5 years of work, it became very monotonous. करेक्ट For me, I don't feel like I'm adding value. I don't, करेक्ट I started feeling that I'm not doing any meaningful job because I'm just, working on network queries and, resolving those TCP layer 4 करेक्ट related issues. करेक्ट And I have worked in AWS previously for 3 years, so I was working there as a network security engineer. So again, there also I used to work as a support engineer only. I used to work on VPN, direct connect, and transit gateway related करेक्ट करेक्ट issues. But I have seen at that time I got introduced with this container Kubernetes, and I used to see, various other technical people who are very very much technology driven, and they very curious to learn new things. करेक्ट And I have seen these things happening in AWS. So करेक्ट now, after 7 years of working, I started thinking about moving to, because DevOps is very popular term right now in IT world. So I started to think about DevOps, and my colleagues also in AWS, they have moved in various DevOps, site reliability engineer and करेक्ट all those SRE, हाँ वो भी हम देखेंगे, SRE. हाँ हाँ। Right. करेक्ट। So ये now my question हम्म, is, if let's say now I was thinking to do this course for a long time, and fortunately you started it, and I have joined. I got an opportunity to join this free session, right? करेक्ट My query is that being considering my current work environment, and because we are all working professionals, so we don't get time every day. So that's why this weekend batch, right? And how much time will it take for me to become let's say a rookie, or fundamentally good DevOps engineer? And I understand that all these technologies that you have explained, it needs you will only get better and better only if you do hands-on करेक्ट on these technologies. And at the end of the course, or let's say at the end of our all these sessions, um,
I will need to have a definite hands-on, and to be confident in this, I need to be, very much. I got it. I got it. Your concern. Okay. Yeah. So So how much देखो time will it take, and then what? Because now, if I move from the traditional network engineering to DevOps, what package I can expect? Because definitely it is going to be a new start. They will going correct. to consider me as a fresher. नहीं 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 Or नहीं more. ये गलत मिसकंसेप्शन है। Okay. नेटवर्क Okay. इंजीनियर हाँ. का एक गलत मिसकंसेप्शन ही है। ओके कि उसको उसका ये क्या है, नहीं नहीं देख, जैसे मैंने बोला कि डेवऑप्स का या ऑटोमेशन का स्कोप हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग है। सो इसका मतलब अभी देखो, अगर आप ऑटोमेशन इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर में ऑटोमेशन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट देखो, तो नेटवर्क में नेटवर्क मैनेज करने वाला यूजिंग अनसिबल बंदे ही नहीं मिल रहे हैं, बंदे ही नहीं मिल रहे हैं। 6 या 7 साल के एक्सपीरियंस वालों को अच्छा खासा इवन 40-40 लाख मिल रहा है 6 से 7 ईयर्स के बंदे को। मतलब क्या है कि वो सिचुएशन में आपको अनसिबल आना चाहिए। अच्छा मतलब मैं आपको ऐसे बताऊंगा, मतलब जो भी नेटवर्क इंजीनियर है, बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर है यहाँ पे, सो आपको बताऊंगा कि आपको फोकस किस पे ज़्यादा करना है, आपको फोकस किसको ज़्यादा करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या ऑटोमेट करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एप्लीकेशन में मूव हो और आपका एक्सपीरियंस फील्ड से रिकाउंट हो। ऑब्वियसली आपका वैल्यू ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस प्लस आपका जो भी सीटीसी है वो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को जस्टिफाई करना चाहिए। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को जस्टिफाई करना चाहिए, तो ही आपको उसको पूरा सीटीसी मिलेगा। ओके सो आप जो अभी राउटिंग स्विचिंग या जो AWS कर रहे हो या जो भी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, आपको उसमें ही अपने कैसे यूज केसेस, मतलब आप उसमें अनसिबल कैसे यूज करोगे, आप उसमें टेराफॉर्म कैसे यूज करोगे, आप उसमें पाइथन कैसे यूज करोगे, पाइथन स्क्रिप्टिंग, ये सारी चीजें पे ज्यादा प्रेशर ज्यादा एम्फोसाइज करना पड़ेगा रादर देन डॉकर एंड रादर देन कुबरनेटिस। आपको डॉकर एंड कुबरनेटिस एज ए नेटवर्क इंजीनियर को स्पेसिफिकली नेटवर्क, अभी देखो डेवनेट में भी उन्होंने डॉकर एंड कुबरनेटिस डाला है। इसका मतलब ये है कि आगे जाके आकाश, आपको पता है कि हम पहले ब्रोकेड पे काम करते थे। ब्रोकेड पे क्या था, नेटवर्क फंक्शन वर्चुएशन, वाइटा राउटर था, वो लिनक्स एज ए राउटर था, नेटवर्क फंक्शन वर्चुएशन एनएफवी राउटर था। अभी वो राउटर ऐसे एडवांसमेंट चल रही है कि वो डॉकर के कंटेनर में यूज हो। बहुत सारी जो सिक्योरिटी सर्विसेज है, बहुत सारी राउटिंग सर्विसेज है, वो एज अ माइक्रो सर्विस भी चलेगी आगे जाके। इस पे डेवलपमेंट चल रहा है, उस पर डेवलपमेंट चल रहा है। तो इसीलिए डेवनेट में भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि डॉकर और कंटेनर आपको पता होना चाहिए, आपको डॉकर और कंटेनर पता होना चाहिए। नॉट ओनली नेटवर्किंग पर्सपेक्टिव बट एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव भी आपको पता होना चाहिए कि एंड टू एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में डॉकर कैसे काम करता है, वर्चुअलाइजेशन कैसे होता है, कुबरनेटिस कैसे काम करता है। लेकिन आपको ज़्यादा एम्फोसाइज देना है अनसिबल पे, आपको ज़्यादा एम्फोसाइज देना है टेराफॉर्म पे। ओके सो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा, इसीलिए मैंने बोला कि द स्कोप ऑफ डेवऑप्स या स्कोप ऑफ ऑटोमेशन डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कल जाके ऐसा हो सकता है कि कोई नया रिक्वायरमेंट आया, उसको उसमें ऐसा है कि नेटवर्क इंजीनियर प्लस डेवऑप्स के टूल भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले किसको वो प्रेफर करेंगे, सबसे पहले उसी को प्रेफर करेंगे जिसको डेवऑप्स पता है, या उसको डेवऑप्स टर्मिनोलॉजी या 1-2 टूल, एटलीस्ट मिनिमम 1-2 टूल पता है। बराबर, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी AWS को आपको टेराफॉर्म की मदद से अगर ऑटोमेट करना है तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन भी होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन में गिट से वो कॉन्फ़िगरेशन को कोलैबोरेशन में काम करूंगा तो गिट भी पता होना चाहिए। ओके हम टेराफॉर्म या अनसिबल में लूप भी यूज करेंगे तो आपको शेल स्क्रिप्टिंग और पाइथन के लूप्स भी पता होने चाहिए। सो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, और आप एक सीखोगे ना तो दूसरा आपको बहुत ईजी जाएगा। आप पहला 2 सीखोगे, आपका तीसरा बहुत ईजी जाएगा। Right. I have seen customers deploying their whole infrastructure using CloudFormation template in AWS. हाँ तो वही हम क्लाउड फॉर्मेशन की जगह पे टेराफॉर्म यूज करेंगे, लेकिन दोनों वही है, मतलब लेकिन 90% जगह पे टेराफॉर्म चलता है। 90% क्योंकि आज क्लाउड फॉर्मेशन पे काम कर रहा है, कल उसको जॉब अगर एज्योर में मिल गया तो
तो उसको उसका स्पेसिफिक सीखना पड़ेगा। सो बेटर है कि सीखते वक्त ही ऐसा सीखो जो ओपन सोर्स है और जो वाइडली यूज हो रहा है और जिसके मॉड्यूल्स इजीली अवेलेबल है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन इजीली अवेलेबल है। क्लाउड फॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट इजीली अवेलेबल नहीं है भाई, ओके लेकिन टेराफॉर्म का डॉक्यूमेंटेशन इतना इजीली अवेलेबल है। सो मतलब क्या है, मैं आपको पहले तो टेक्नोलॉजी बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगा हमारे लैंग्वेज में, कि जिस लैंग्वेज में आप समझ सको, पहला चीज। दूसरा चीज, वो चीज हम कैसे सिमुलेट कर सके, क्योंकि प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिकल करोगे तो ही तो आपको वो टेक्नोलॉजी दिमाग में जाएगी, ओके। तो इसीलिए हम सारे ओपन सोर्स टूल है, हम सेटअप बनाएंगे। हम जैसे GNS3 में राउटर्स और स्विचेस का लैब बनाते थे, ओके, या EVNG में लैब बनाते हैं, वैसे ही हम इसके लैब्स बनाएंगे जिसमें हम एंड टू एंड सारे टेक्नोलॉजीज सीखेंगे। हम जेनकिंस भी वही लैब में सीखेंगे, हम टेराफॉर्म भी वही लैब में सीखेंगे, हम अंसिबल भी वही लैब में सीखेंगे, और हम रियल टाइम डिवाइसेस मैनेज करेंगे। क्लाउड में रहेगा, रियल टाइम राउटर्स रहेंगे, उसको मैनेज करना वो हम रियल टाइम सीखेंगे। कुबरनेटिस हम AWS में डिप्लॉय करेंगे, सो दैट आपको पूरा फील आएगा, आपको AWS भी पता चलेगा, कुबरनेटिस भी पता चलेगा, कुबरनेटिस में कैसे एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा वो भी पता चलेगा, कुबरनेटिस में कैसे कंट्रोल प्लेन एक दूसरे से बात करता है वो भी पता चलेगा, या डेटा ट्रैफिक कैसे आता है बाहर से, वो कुबरनेटिस से अंदर कैसे घुसता है, और अंदर जाके वो किस किस कंपोनेंट से कैसे बात करता है, कौन उस वो कम्युनिकेशन नेटवर्क साइड, हाँ मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ, नेटवर्क साइड पे कौन कौन सा क्यू प्रॉक्सी कैसे उसको मैनेज करता है, कैसे रूल्स को मैनेज करता है, ओके, वो सब हम सीखेंगे लोअर लेवल पे। सो ये सारी चीज़ें हम हमारे सिर्फ हम वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं करेंगे, हमारा रियल एनवायरनमेंट रहेगा, रियल यूज केसेस रहेंगे, रियल डिप्लॉयमेंट रहेगा, ओके और ये सारा ईच एंड एवरीथिंग विल बी 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल इन लाइव एनवायरनमेंट। सो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप सीखने के बाद ये एनवायरनमेंट अलग है और आपको अगर ऑफिस में करना है एक्चुअल डिप्लॉय तो उसका एनवायरनमेंट अलग, दोनों का एनवायरनमेंट सेम ही रहेगा। सिर्फ इतना ही हो सकता है, आप ऑन प्रेमाइसेस यूज़ करोगे, मैं क्लाउड यूज़ करूँगा, मैं लोकली यूज़ कर रहा हूँ, आप क्लाउड में यूज़ करोगे, आपका शायद कोई ओपन शिफ्ट या प्राइवेट क्लाउड रहेगा, पब्लिक क्लाउड रहेगा, या हाइब्रिड क्लाउड का सेटअप में भी डिफरेंस, एनवायरनमेंट थोड़ा यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का काम करने का तरीका, आप कुबरनेटिस ऑन प्रीमाइसेस में डिप्लॉय करो, आप कुबरनेटिस क्लाउड में डिप्लॉय करो, काम तो वैसे ही करने वाला है। आप डॉकर क्लाउड में, क्लाउड के EC2 इंस्टेंस में डिप्लॉय करो, आपके लोकल कंप्यूटर पे, लोकल PC पे करो, या बेयर मेटल पे करो, या VM के अंदर करो, कहाँ ऑन प्रीमाइसेस करो, डॉकर अपना काम डॉकर जैसा ही करने वाला है। जेनकिन CI/CD में जो इंटीग्रेशन होने वाला है अलग अलग टूल्स का, OpenSSH सर्वर हो गया, अंसिबल हो गया, टेराफॉर्म हो गया, AWS क्लाउड हो गया, ये जो अलग अलग टूल्स की जो इंटीग्रेशन है, प्लगइन है, वो जैसे काम करने वाले हैं वैसे ही वो काम करने वाले हैं हर जगह में, फिर वो ऑन प्रीमाइसेस हो, वो क्लाउड हो, या कुछ भी हो। इसका मतलब क्या है, हम वही बेसिक वो सारी चीज़ें देखेंगे, या बेसिक्स चीज़ें देखेंगे, फंडामेंटल चीज़ें देखेंगे कि वो अक्रॉस द एनवायरनमेंट वो एप्लीकेबल हो। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा कि टेक्नोलॉजी, अरे अजय ने बताया था ऐसा, मेरे यहाँ पे तो वो नहीं चल रहा है, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा, ओके। हम सारे यूज केसेस देखेंगे, उसको लोकली भी देखेंगे और एक्सटर्नली भी देखेंगे क्लाउड में। और जो आपने बोला ना साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर को सबसे ज़्यादा उसको पूछना तेरे दोस्त को कि भाई तुझे ऑब्जर्वेबिलिटी कितना आता है, ओके, ऑब्जर्वेबिलिटी में प्रोमेथियस कितना आता है, ग्राफाना कितना आता है, EL के स्टैक कितना आता है, ओके, EF के स्टैक कितना आता है, ओपन ग्राफाइट कैसे काम करता है, नोड एक्सपोर्टर कैसे काम करते हैं, क्यूब स्टेट मैट्रिक कैसे काम करते हैं, कैसे आपके नोड्स मैट्रिक्स को एक्सपोर्ट करते हैं, या डेटा या लॉग्स इंस्ट्रूमेंट करते हैं, या प्रोमेथियस कैसे लॉग्स को स्क्रैप करता है, ओके, लोअर लेवल पे फ्लूइड बिंड कैसे काम करता है, ओके। सो ये सारी चीज़ें उनको पूछना कि ये कितना ज़रूरी है, तो शायद वो आपको ज़्यादा विजिबिलिटी देंगे, क्योंकि मुझे तो पता है, लेकिन तेरे दोस्त तुझे यूज केसेस बताएंगे ना कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता चलेगा। ये देखो, अभी आपको इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कल क्या हो सकता है कि आपका कोई ऐसा, आपको कोई यहाँ ऐसी जगह पे काम करना पड़े जहाँ पे कोई मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है, लेकिन वो क्लाउड में डिप्लॉय हो रहा है, माइक्रो सर्विस में डिप्लॉय हो रहा है, लेकिन वो मॉनिटरिंग हो रहा है प्रोमेथियस से, लेकिन वो उसका GUI रहेगा ग्राफाना में, उसका लॉगिंग रहेगा EFK में या ELK में,
यू नेवर नो. राइट. ओके. सो इसके लिए कुछ चीज़ें एडवांस में भी देखो, ये नॉलेज है, एडवांस में थोड़ा पता भी होना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी बाद में प्रेशर में आने से अच्छा है कि भाई पहले ही सीखो. और सीखने से क्या होता है, मोटिवेशन आता है. मोटिवेशन शुड कन्वर्ट इनटू पैशन, और एक बार पैशन आ गया फिर आपको किसी अजय की ज़रूरत नहीं है. आपको की पता तो है जरूरत- चीज़ें किसी आपको पता होगा कि चीज़ें कहाँ ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है. और वो पैशन ही आपको 4-4, 5-5, 6-6 घंटे एक इशू पे जब तक सॉल्व नहीं होता तो वो बैठाएगा आपको. और वो इसमें हम वही देखेंगे कि हम 4-4, 5-5 घंटे एक इशू पे बैठेंगे. ऑब्वियसली इशू तो आएंगे ना, इश्यूज तो आएंगे, मुझे करते वक्त भी आएंगे, लेकिन उस पे इशू पे बैठना, उसको कैसे, क्या अप्रोच से उसको सॉल्व करना, ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट. और ये आएगा प्रैक्टिस से, ये आएगा प्रैक्टिस से. ओके. और एक बार पैशन आ गया तो भाई आप 8-8, 10-10 घंटा एक इशू पे बैठ सकते हो. ओके. काम करने के लिए. समझा? हाँ. यस. हम्म. और किसी का कोई क्वेरी? हर्ष, जैन, नीलेश, श्याम. नो सर. ओके. सो चलो वाइंड अप करते हैं. कुछ रहेगा तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना. व्हाट्सएप ग्रुप में पूछने के लिए बिल्कुल हेसिटेट मत करना. सीखना है, डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए. कुछ भी छोटी चीज़ रहेगा भी तो पूछो ग्रुप में. ये मत समझो कि यार छोटा छोटा चीज़ क्या पूछना है, पूछो, कोई ना कोई जवाब दूंगा, मैं तो दूंगा ही सर्टनली. ओके. 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 हाँ. लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, मतलब अभी मेरे को ऑफिस के लैपटॉप पे तो नहीं कर पाऊंगा ये. वो भी मैं चीज़ें बताऊंगा कि कौन सा लैपटॉप खरीदना है, कौन से कोर का खरीदना है. हमें इतना भी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मिनिमम 8 कोर चाहिए. क्योंकि अगर देखो, हर टाइम आप क्लाउड पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते. करना चाहिए, क्लाउड में यूज़ करें, लेकिन क्लाउड में 8 कोर 4 कोर करोगे तो आपका इतना बिल आएगा कि बहुत ही बिल है, और हैंडी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे फाइल्स रहेंगे. आप टेस्टिंग के लिए लोकली क्रिएट करोगे, एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, तो बेटर है कि अगर आपको डेडिकेटेडली डेवऑप्स इंजीनियर या ऑटोमेशन बनना है ना, तो आपको ये चीज़ें चाहिए ही डेडिकेटेडली. चाहिए. खुद का एक अभी अच्छा तक लैपटॉप ऑफिस का चाहिए. हाँ. लैपटॉप यूज करता था मैं तो. ये भी मेरा ऑफिस का ही लैपटॉप है, लेकिन अभी मैं खरीदने वाला, वही मैं उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, तो वो भी मैं बताऊंगा कि कौन सा लैपटॉप चाहिए कॉन्फ़िगरेशन वाइज. ग्रेट. 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 ओके. हाँ. सो आपको हर वो चीज़ का सपोर्ट मिलेगा जो मैंने इश्यूज फेस किए हैं पास्ट में. जो चीज़ सीखने के लिए मुझे 7 साल लगे, 6 साल लगे, मैं चाहता हूँ वो चीज़ें आप 6 या 7 महीने में सीखें. आपको कोई डेड ब्लॉक नहीं आना चाहिए कि अभी क्या करूँ. ओके. चलो फिर मिलते हैं कल. ओके. ओके अजय भाई. ओके. थैंक चलो. यू. थैंक्स ओके. अ हाँ. लॉट. चलो बाय. इसका हाँ. या चलो. थैंक यू सो मच. चलो बाय बाय.